हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। देखो, हम ऑर्डर 39 तक आ चुके थे। ऑर्डर 40, आप ध्यान से सुनो। ऑर्डर 40 जो रिसीवर होता है, रिसीवर क्या होता है? लाइक रिसीव, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है। कोर्ट को ऐसा लगता है पार्टी ध्यान से नहीं संभाल पा रही है उस प्रॉपर्टी को। मतलब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन सूट है, दोनों पार्टीज ध्यान नहीं रख पा रही उस प्रॉपर्टी का। इस परिस्थिति में मान लो वो क्या अपॉइंट कर देता है? रिसीवर अपॉइंट कर देता है। अब तो क्या होता है, तो ये जिस भी व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी होती है ना, वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास पहुंच जाती है? रिसीवर के पास पहुंच जाती है। मतलब सारे अधिकार वगैरह किसके पास पहुंच जाएंगे? रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। किसके पास? रिसीवर। अब रिसीवर क्या कर सकता है? अब रिसीवर इस प्रॉपर्टी के संबंध में, जैसे लाइक इस प्रॉपर्टी के संबंध में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को लाइक कोई भी जो भी चीजें इस पे आ रही है रेंट को रिसीव कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी करता है ना यदि प्रॉपर्टी का ओनर होता, वैसे करता है रिसीवर। अब कहने को तो ये रिसीवर क्या होता है? कोर्ट का ऑफिसर होता है। क्या होता है रिसीवर? कोर्ट का ऑफिसर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइबल नहीं होता। ये जिम्मेदार आदमी है, मतलब जिम्मेदार। मान लीजिए इसके करने, इसके लाइक इसके कुछ भी एक्ट से प्रॉपर्टी को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है ना। तो रिसीवर की लाइक प्रॉपर्टी को, रिसीवर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो आप क्या बोल रही हूँ मैं? इवन दो रिसीवर क्या है? रिसीवर एक, इवन दो जो रिसीवर है, रिसीवर एक ऑफिसर है, लेकिन मैंने क्या बोला, यदि रिसीवर के एक्ट से ये जो प्रॉपर्टी इन सूट है इसको नुकसान हो जाता है ना, तो रिसीवर तक की प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है? अटैच किया जा सकता है। आ जाइए, कुछ ज्यादा खास बड़ा है नहीं। क्या लिखा हुआ है? यदि कोर्ट को सही लगता है, क्या लिखा है कि यदि कोर्ट को जस्ट और कन्वीनियंट लगता है, कोर्ट क्या कर सकता है? रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। किसको अपॉइंट कर सकता है? कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। फिर क्या करेगा? रिसीवर को अपॉइंट रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर डिग्री। डिग्री पास करने से पहले भी रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है और आफ्टर भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति जो पोजेशन में है, कस्टडी में प्रॉपर्टी को, उसको हटा सकता है, हटा सकता है। और सारी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट किसको दे सकता है? रिसीवर को दे सकता है। और रिसीवर को क्या क्या पावर दे देगा? उसको सूट डिफेंड करने की, इंस्टीट्यूट करने की, प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का, प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, मैनेज करने का, ये सारा अधिकार किसको दे दिया जाएगा? रिसीवर को दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने का अधिकार रिसीवर को दे दिया जाएगा। रेंट प्रॉफिट को कलेक्ट करने का, अप्लाई करने का, डिस्पोज ऑफ करने का, ये सारा अधिकार किसको दे दिया जाएगा? रिसीवर को दे दिया जाएगा। रूल नंबर 2, नॉट सो इम्पोर्टेंट, रिसीवर के लिए क्या रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा? अब रिसीवर की क्या ड्यूटी है? तो रिसीवर की ड्यूटी समझो। मैंने मान लीजिए तुम्हें प्रॉपर्टी, तुम एक मान लो सानिया रिसीवर है, मैंने सानिया को प्रॉपर्टी देना, तो सानिया को मुझे सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। इवन दो सानिया प्रॉपर्टी, मतलब सानिया कोर्ट के ऑफिसर है, तो भी सानिया को क्या करवानी पड़ेगी? सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। जैसा कोर्ट को सही लगे, जितना वो उस प्रॉपर्टी के लिए, जैसे मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देती, तो हो सकता है सानिया को कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर क्या करवाना पड़े? जमा कर। ठीक है। सानिया की क्या जिम्मेदारी रहेगी? टाइम टू टाइम अकाउंट्स देगी, टाइम टू टाइम अकाउंट्स देगी, टाइम टू टाइम वो काम करेगी जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे। और कोई भी लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सानिया जिम्मेदार है। तो ड्यूटीज पूछा गया, 3 नंबर में आ सकता है मैक्सिमम। ड्यूटीज ऑफ रिसीवर क्या हो सकती है? तो द ड्यूटीज ऑफ रिसीवर, सबसे दो तीन सब चीजें तो अपन को याद रहेगी, ये थोड़ा सा अपन को टिपिकल लगेगा कि फर्निश सच सिक्योरिटी एज कोर्ट थिंक्स फिट। जैसा कोर्ट को सही लगे वैसा क्या कर सकता है? रिसीवर को बोल सकता है कि सिक्योरिटी क्या कर, सबमिट करवा। फिर अकाउंट्स को सबमिट करवा टाइम टू टाइम, जो भी जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे। अमाउंट ड्यू कुछ भी है, जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे वो पे कर। और कोई भी लॉस तूने प्रॉपर्टी को किया है आपके बिल्कुल एक्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस के कारण, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये ड्यूटीज हो गए। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी क्या होगी? रिपोर्ट को सबमिट कराओ जैसा कोर्ट बोले। कुछ जो सिमिलर लाइबिलिटी है, जैसा अमाउंट पे कर दो जैसा कोर्ट डायरेक्ट करे। यदि आपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो उसके लिए तुम लाइबल हो, और कोई भी अदर ड्यूटी जैसा कोर्ट बोली। ठीक है। फिर अभी सिखाया ना मैंने, यदि लॉस हो जाता है, इवन दो द रिसीवर इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल टू बी अटैच्ड। यदि लॉस हो जाता है और वो लॉस के लिए लाइक नहीं दे रहा है कुछ भी, तो द कोर्ट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द रिसीवर टू रिकवर द लॉस कॉज ड्यू टू हिज विलफुल नेग्लेक्ट, डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस। ठीक है। और क्या कर सकता है? रिसीवर की प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है वो। ठीक है। और कलेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज अ रिसीवर, तो सबको याद है कि लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है। ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है।
तो कलेक्टर को एज अ रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। ज्यादा कुछ खास था नहीं, थोड़ी छोटी छोटी ये चीज थी कि क्या रिसीवर की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, तो जी हाँ प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। कलेक्टर को रिसीवर बनाया जा सकता है, तो जी हाँ रेवेन्यू जनरेट हो रही है किसी प्रॉपर्टी से सरकार के लिए, तो कलेक्टर को भी क्या बनाया जा सकता है, रिसीवर बनाया जा सकता है। एक बार हैंड रेज कर दो, अपना पूरे ऑर्डर 40 तक अपना पूरी चीजें कंप्लीट हो चुकी। अब आ जाओ अपील। एक बार सेक्शन नंबर चेक कर लेना, ये सेक्शन नंबर सही डाला है क्या, अपील इसका ऑर्डर वाला, नहीं सॉरी इसका नहीं, 103 ये वाला, 104 से 106 ही है ना ऑर्डर की अपील, सेक्शन नंबर एक बार चेक करो। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सुनाती जाती हूँ यहाँ पे, ये गलत हो पता नहीं क्या होता है। सुनो अपील, सिविल में अपील लगाना अधिकार है, आपका अधिकार है, हर डिग्री की अपील लग सकती है, याद रख लो, हर डिग्री की अपील लग सकती है, लेकिन हर ऑर्डर की अपील नहीं लगती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार सेक्शन नंबर चेक कर लो, 104 से 106 ही है ना, और ऑर्डर 43 है ना, याद नहीं होते मेरे को ये सेक्शन, थोड़ा सा मुझे ऐसे याद नहीं होते सीरियल नंबर, मुझे याद है थोड़े शायद 96 से 99 ए, 100 से ये 103 है। एक बार बताओ 103 है 102 है, मैंने गलत लिख रखा है, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कल। 103 है ना ये, एक बार बता दो विनी। यस मैम 103। ठीक है ना, 103 है, तो 199 से 96 से 99 ए, और 100 से 103, 104 से 106, ठीक है, और 107 108 जनरल प्रोविजन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में लिख नहीं रखा है, तो क्या है सेक्शन नंबर याद करो, क्या याद करो सेक्शन नंबर याद करो, 96 से 99 है फर्स्ट अपील, 99 ए से 103 सेकेंड अपील, 104 से 106 ऑर्डर की अपील, और 107 से 108 जनरल पावर की। क्या वापस देखो, 96 से 99 फर्स्ट अपील, 900 से 102 सेकेंड अपील, 103 से 104, सॉरी 99 ए से 103 सेकेंड अपील, 104 से 106 ऑर्डर की अपील, और 107 108 जनरल प्रोविजन। 96 से 99 ए के सामने लिखना है ऑर्डर 41, 99 ए से लिखना है 103 ऑर्डर 42, ऑर्डर की अपील के सामने लिखते हैं अपन ऑर्डर 43, इंडिजेंट पर्सन की अपील के सामने कोई सेक्शन नहीं है, ऑर्डर ही है ऑर्डर 33, और सेक्शन ऑर्डर 45 सुप्रीम कोर्ट की अपील के सामने भी कोई सेक्शन है नहीं, और यहाँ पे 107 108 जनरल बातें कहता है किसकी, इसकी, इसकी अपील, कुछ नहीं बोल रहा 96 से 99, ये बोल रहा है हर डिग्री की अपील लग सकती है, ठीक है, हर डिग्री की अपील लग सकती है। फिर ये 96 के 2 में लिखा हुआ है एक्स पार्टी डिग्री की भी अपील लग सकती है। एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है, सबको पता होगा, एक पार्टी नहीं आती तो एक्स पार्टी हियरिंग होती है, और एक्स पार्टी हियरिंग पे मान लीजिए एडजन कर दे और एडजनमेंट के बाद भी नहीं आ रही तो एक्स पार्टी डिग्री पास होती है, तो एक्स पार्टी डिग्री की भी अपील लग सकती है। फिर ये बोलेगा किसकी अपील नहीं लगती, कंसेंट डिग्री की अपील नहीं लगती, पढ़ के आए ना कहीं, बहुत सारी जगह हम पढ़ के आए कंसेंट डिग्री, कॉम्प्रोमाइज डिग्री, पढ़ के आए ना, वही एग्रीमेंट वाली ऑर्डर 36 पे अपन पढ़ा था, सेक्शन 90 अपन ने पढ़ा था, एग्रीमेंट बना के ले जाते हैं, तो इन डिग्री की अपील नहीं लगती, सबको पता। अब आओ, और क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है स्मॉल कॉस्ट कोट, इतना मुझे याद आ रहा है, स्मॉल कॉस्ट कोट जिसका अमाउंट 10,000 रुपीज तक है, मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इसमें घूम रहा है स्मॉल कॉस्ट कोट में, और जिसका अमाउंट 10,000 रुपीज तक है, तो इस डिग्री की अपील नहीं लगती, इस डिग्री की अपील नहीं लगती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन हो सकता है, पहला एक्सेप्शन तो यही हो सकता है, अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा हो, यही हो सकता है ना, अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा हो, और इसके अंदर है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट नहीं बोल रही मैं, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उस डिग्री की अपील लग सकती है। वापस बोलती हूँ, स्मॉल कॉज कोर्ट के 10,000 रुपए तक की अपील नहीं लग सकती, लेकिन स्मॉल कॉज कोर्ट के दो एक्सेप्शन है, 10,000 रुपए से ज्यादा की हो तो अपील लग सकती है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई क्वेश्चन चल रहा हो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो उसकी अपील लग सकती है। वापस बोल देती हूँ, 96 के 1 में क्या लिखा हुआ है, हर डिग्री की अपील लगती है, 96 के 2 में एक्स पार्टी डिग्री की भी अपील लग सकती है, 96 के 3 में लाइक कंसेंट डिग्री की कोई अपील नहीं होती है, और ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है कि स्मॉल कॉस्ट कोड का 10,000 रुपए तक का अमाउंट है तो उस डिग्री की अपील नहीं करना चाहिए। हर डिग्री की अपील लगती है, एवरी डिग्री इज अपीलेबल। 96 का 2, ओरिजिनल डिग्री एक्स पार्टे, यदि ओरिजिनल डिग्री एक्स पार्टे है तो भी इसकी अपील लगती है, किसकी अपील नहीं लगती है, कंसेंट डिग्री की अपील नहीं लगती है, और
ऐसा सूट जिस जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज द्वारा कॉग्निजेबल है और सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसकी अपील नहीं लगती है। फिर किसकी अपील लग जाएगी स्मॉल कॉज कोर्ट में? यदि अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा है और यदि क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। एक बार हैंड रेज कर दो, ये मैंने पढ़ा थी। ठीक है, 97 अपन अपन तो तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं वैसे रश्मि मैम ने पढ़ा दिया होगा, फिर भी बता दें क्या होता है। सिखा भी दिया होगा वैसे कई बार। देखो, मैं मानती हूँ कि एक लाइक पोजीशन का सूट है। पोजीशन का सूट है, पोजीशन के सूट में आप सभी को पता है, पोजीशन के सूट में दो डिग्री पास होती है। एक होती है प्रिलिमिनरी डिग्री, एक होती है फाइनल डिग्री। एक प्रिलिमिनरी डिग्री होती है और एक फाइनल डिग्री होती है पोजीशन के सूट में। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई, ये पास हुआ, लाइक सूट चल रहा है 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 चल रहा है, 2 साल बाद ये डिसाइड हुआ कि इस व्यक्ति को जो डैमेज देना है या मीन प्रॉफिट देना है वो 1 लाख रुपए देना है। ठीक है, अभी फाइनल डिग्री पास हुई, मान लो ये प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई कि इस व्यक्ति को जो डैमेज देना है या मीन प्रॉफिट देना है, ठीक है, वो 1 लाख रुपए देना है। ये पास हुई, फिर सूट चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 6 साल बाद ये डिसाइड हुआ कि इस व्यक्ति को ये पोजीशन मिलना चाहिए। एक बार हैंड रेज करो, ये प्रिलिमिनरी डिग्री है और ये फाइनल डिग्री है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये 1 लाख रुपए जो इसको दिए थे 2 साल बाद, ये 2 साल बाद चुका दिए थे ऑर्डर, और ये 6 साल बाद का ऑर्डर है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 साल बाद का ऑर्डर है 1 लाख रुपए, ये छह मतलब फाइनल डिग्री के टाइम पे भी अपील कर सकता है क्या? मतलब ये बोल सकता है कि मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 1.5 लाख रुपए देने चाहिए थे। निकिता, सानिया, बोल सकता है क्या? नो नो है? नो, नहीं। नहीं बोल सकता। तो ये यही है। आप देखो, प्रिलिमिनरी डिग्री की आपको तेरे को लगानी थी तो उसी टाइम लगा देता ना, 2 साल के अंदर ही। भाई 2 साल तूने, 2 साल के बाद तुझे हमने कहा कि 1 लाख रुपए तुझे डैमेज मिलना चाहिए, मीन प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो तुझे 30 दिन के अंदर, 1 साल, जो भी टाइम पीरियड है, लिमिटेशन है, उसके अंदर तुझे अपील लगा देनी चाहिए थी। तो जो फाइनल डिग्री पास हो रही है 6 साल बाद, उसमें बोल रहे हैं कि सर जो आपने डिसाइड किया था ना 4 साल पहले, ये जो 1 लाख रुपए, ये भी सही नहीं था, तो आप ऐसी अपील नहीं लगा सकते हो। एक बार हैंड रेज कर दो, प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील उस टाइम ही लगाओगे जिस टाइम लगनी है, बाद में नहीं लगती। आ जाइए कि यदि कोई पर्सन अग्रीव्ड है प्रिलिमिनरी डिग्री से, यदि कोई पर्सन अग्रीव्ड है प्रिलिमिनरी डिग्री से, वो डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिग्री, उस डिग्री की अपील नहीं करता है, तो वो बाद में डिस्प्यूट नहीं कर सकता उसकी करेक्टनेस से रिलेटेड, जब फाइनल डिग्री पास हो। जब फाइनल डिग्री पास हो, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें अब ऐसा कोई बात। अब ये क्या है, ये सबको, ये हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। यदि मान लो ये एक जज है, ये एक जज है, ये दो जज है, ये दो जज, अब ये दोनों बराबर अपने ओपिनियन में क्या होते हैं, अपने ओपिनियन में ये बराबर हो जाते हैं। अपने ओपिनियन में बराबर हो जाते हैं ये लोग, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए कोई और जज बैठा होगा ना, तीसरा जज, उसको भेज देंगे। अब वो तीसरा जज जैसे बोलेगा वैसे डिसीजन दे दिया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, यही होता है ना। मान लो कि मैं उर्वी है, मैं केस को देख रहे हैं, ठीक है, ये बोल रही है उर्वी देना चाहिए देना चाहिए, पारुल मना कर रही नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ कि अपील लाइक, मतलब अब क्या हो रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिनी को भेज देंगे कि भाई बिनी तू डिसाइड कर। तो यही लिखा हुआ है। यदि एक अपील दो या दो से ज्यादा जजेस के द्वारा सुनी जाती है, तो अपील जो डिसाइड होगी वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। यदि कोई मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं आ रही है, कोई मेजोरिटी मतलब एक मुंह बंद करके बैठा है, मान लो 3 जने या 4 जने, एक मुंह बंद करके बैठा है, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है, तो मेजोरिटी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ट्रायल कोर्ट क्या कर देगा, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ही, डिग्री को ही क्या कर दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, जज इवन इन नंबर है और लाइक उनके उनके ओपिनियन में क्या है, उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस है, तो सच पॉइंट ऑफ लॉ से रिलेटेड, तो उस पॉइंट ऑफ लॉ को एक जो दूसरा जज है, उसी कोर्ट का कोई दूसरा जज है, उसको भेज दिया जाएगा और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपील का डिसीजन। क्या बोल दिया, क्या बोला है कि अपील यदि, ठीक है, अपील यदि कौन सुन रहा है, दो या दो से ज्यादा जज सुन रहे हैं। हम्म, अपील यदि दो या दो से ज्यादा जज सुन रहे हैं, तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग अपील डिसाइड होगी। इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग। कोई मेजोरिटी आ ही नहीं रही है, सब मुंह बंद करके बैठे हैं, तो जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो कंफर्म हो जाए। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, कंफर्म हो जाए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं सभ्य आदमी बनूंगी, जैसे मैं अच्छे से लिखूंगी मेजोरिटी और, लेकिन फिर क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट करके समझ में आना चाहिए। ठीक है, मतलब कोर्स कंप्लीट करना है अपन को, अब ऐसे मैं लिखती रहूँ मेजोरिटी,
और यदि मान लीजिए कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कंफर्म होगा, ऐसे पढ़ाना तो वैसे ऐसे ही चाहिए जैसे ये, लेकिन ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बोला कि यदि मेजोरिटी है तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, मेजोरिटी नहीं है तो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। यदि इवन नंबर ऑफ जजेस है और इवन नंबर ऑफ जजेस में दे आर इक्वल इन ओपिनियन, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तीसरे जज को रेफर कर दिया जाएगा, और तीसरा जज जो अपना मुंह चलाएगा उसके अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग, तीसरे ने बोला हाँ, ठीक है, तो मेजोरिटी हो जाएगी, तीसरे ने बोला ना तो मेजोरिटी हो जाएगी, तो इस तीसरे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिग्री कंफर्म हो जाएगी, अपील कंफर्म हो जाएगी। एक बार हैंड रेस कर दो, इसमें कुछ भी खास था नहीं। ठीक है, 99 में आपको कई बार सबको आपको रटा हुआ होना चाहिए, आर्ट सेक्शन 99 इसमें कुछ है, दो मतलब दो राय नहीं। ठीक है, 99 और 99 कि किसी भी, सिखाया भी है मैंने कि छोटी छोटी इरेगुलरिटी के कारण आपकी डिग्री ना ही तो अपील में रिवर्स की जाएगी, ना ही रिवीजन में रिवर्स की जाएगी, छोटी छोटी, समन प्रॉपर सर्व नहीं हुआ, आपने जो टाइम पीरियड था, लेकिन फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। 99 ये बात करता है, और 99 ये में ए में बात की गई कि जो क्वेश्चन हम डिटरमाइन करते हैं ना, क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं, आर्टिकल 21 में क्वेश्चन टू बी डिटरमाइन, कि एल आर मतलब बहुत सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है सेक्शन 47 में, तो सेक्शन 47 की चीजें भी फाइनल है, ये लिख कि ऑर्डर 21 में आप जो क्वेश्चन डिटरमाइन करता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट, वो सब फाइनल है एक्सेप्ट फेलियर ऑफ जस्टिस। नाउ आ जाइए कि कोई भी डिग्री को, नो डिग्री शैल बी रिवर्स, कोई भी डिग्री को रिवर्स नहीं किया जाएगा, कोई भी डिग्री को वेरी नहीं किया जाएगा, कि छोटी क्या हुआ है कि भाई अकाउंट मिस जॉइंडर हुआ है, नॉन जॉइंडर हुआ है पार्टीज का, या कॉज ऑफ एक्शन का, कोई एरर हुई है, डिफेक्ट हुई है, इरेगुलरिटी हुई है, या, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरिट ऑफ द केस को अफेक्ट नहीं किया जाए, मतलब मेरिट ऑफ द केस इफेक्ट में नहीं, मतलब इफेक्ट आएगा ना, तो फिर आप लाइक आपकी ये डिग्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अदरवाइज आपकी डिग्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिग्री जैसे चल रही है, छोटी मोटी गलती के कारण ना रिवर्स होगी, ना मॉडिफाई होगी, ना वैलिड होगी। लेकिन आप सभी को पता है नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, सिखाया होगा ना मैम ने, नेसेसरी पार्टी इज मैंडेटरी। अब यदि आपने नेसेसरी पार्टी का नॉन ज्वाइंटर करा है तो आपकी डिग्री इज लाइबल टू बी विशेड। कभी अपन लिख सकते हैं ना नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर में अंतर, लिख सकते हैं नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर में अंतर, कि नॉन ज्वाइंटर लाइक नॉन सॉरी नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर की, नॉन ज्वाइंटर में आपने जोड़ा नहीं, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है नेसेसरी पार्टी, तो नेसेसरी पार्टी को जोड़ना बहुत जरूरी। ठीक है, आता है कि नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी क्या होता है, भाई कोई बताएगा कि जल्दी से, उस एग्जाम्पल देके बता दो, नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी, जल्दी से बता दो, कोई भी बताओ, उर्वी आप बताओ, व्हाट एक एग्जाम्पल दे दो बस, नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी का, जैसे सबको समझ में आ जाए, यदि बता सकते हो तो, है कोई बताने वाला, जल्दी से बता दो। मतलब ये चीजें निश्चितली पार्टी के बिना मतलब केस तो चल ही नहीं सकता। अपन उसको हेल्ड भी कर देंगे तो फिर बाद में वो मतलब आगे नहीं चल सकता। बाकी ये जो बाकी पार्टी है नेसेसरी के अलावा, उसके साथ में अपन केस को आगे चल सकते हैं। कोई मतलब भी एक तो एग्जाम्पल, पार्टी, ऐसा कोई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में पार्टी हमारे की जैसे वो मदन सर ने बताया था कि शादी का दूल्हा होता है ना, हाँ कि हाँ उसके सर, बिना बारात नहीं हाँ चल तो बस सकती। वही है, शादी का दूल्हा तो एक नेसेसरी पार्टी है। आप खुद सोचो, यदि नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे तो डिग्री विशेष होगी नहीं होगी, एक बार हैंड रेस कर दो भाई, सब चीजों पे अप्लाई, ये क्या है, आपकी डिग्री ना तो रिवर्स हो सकती है ना वेरी हो सकती है, इस आधार पे कि नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टी हुआ है, मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टी हुआ है, छोटा मोटा डिफेक्ट हुआ है। लेकिन आप खुद सोचो, नेसेसरी पार्टी है, नेसेसरी पार्टी को आपने नहीं जोड़ा, डिग्री रिवर्स नहीं होगी क्या? और देखो, मान लो कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ और गरिमा क्या है, गरिमा टीनेंट है, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, गरिमा टीनेंट है, समझो, ठीक है। अब क्या होता है, हम दोनों के बीच में केस है, क्या केस है हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में एक केस है, मैं बोल रही हूँ कि गरिमा जो टीनेंट है, इसने अपनी प्रॉपर्टी को सब टीनेंट करा है, मतलब इसने अपनी प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया था, बीच बीच में इसने प्रॉपर्टी को सबलेट करा। मान लीजिए कि 6 लोगों को प्रॉपर्टी इसने सबलेट करी बीच बीच में, और सब छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, तो केस हम दोनों के बीच में चल रहा है ना, तो ये है हम दोनों है नेसेसरी पार्टी, और जिन लोगों को सबलेट करा था ना, इनके बिना भी तो केस चल सकता है ना, भाई प्रूफ के साथ काम चल सकता है ना, कि भाई इसने सबलेट करा, क्या इन लोगों का आना जरूरी है, क्या इन लोगों का केस में जुड़ना जरूरी है क्या?
तो जुड़ना जरूरी नहीं है। ये प्रॉपर पार्टी है। प्रॉपर पार्टी इन द सेंस, आप यदि इन लोगों को जोड़ दोगे ना तो आपका केस इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केस खत्म ही हो जाएगा यदि आपने जोड़ा नहीं। एक बार सबको समझ में आ गया क्या नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी? लैंडलॉर्ड और टीनेंट, दिस इज नेसेसरी पार्टी। और ये जो सबलेट किए गए थे ये लोग कौन है? ये लोग प्रॉपर पार्टी। ठीक है, प्रॉपर पार्टी जजमेंट को इफेक्टिविटी देने के लिए, मतलब प्रभाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जजमेंट विशिएट नहीं होगा, आपकी डिग्री रिवर्स विवर्स नहीं होगी। ठीक है। 99A में सेक्शन 47 की बात की गई है, जो मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 47 का कोई भी ऑर्डर ना ही रिवर्स किया जाएगा ना ही मॉडिफाई किया जाएगा अनलेस जुडिशियल प्रीजुडिस इफेक्टिव हो। ऑर्डर 41, देख, ऑर्डर 41 थोड़ा बड़ा ऑर्डर है, 37 रूल है। अपन अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं है। देखो समझो, अपील है। अपील हमेशा मेमोरेंडम के फॉर्म में लगती है। किस फॉर्म में लगती है? मेमोरेंडम के फॉर्म में लगती है। और साइन, आप साइन वाइन करोगे जैसे नॉर्मली, आप खुद सोचो अपील लगाओगे तो मेमोरेंडम के फॉर्म में लगेगी। ठीक है। उसके साथ किसकी कॉपी लगेगी? जजमेंट की कॉपी लगेगी। किसकी कॉपी लगेगी? जजमेंट की कॉपी लगेगी। डन, इसमें लिखा है। अब मान लो कि अपन 11 लोग हैं, हम लोगों के लिए कॉमन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, तो हर किसी को जजमेंट की कॉपी लगाना जरूरी है क्या? तो इसने बोला नहीं जरूरी। तो देखो, हर अपील जो प्रेफर की जाएगी मेमोरेंडम के तौर पे प्रेफर की जाएगी, जिसे अपीलांट है उसका प्लीडर क्या करेगा? साइन करेगा। ठीक है। मेमोरेंडम जो होगा अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ जजमेंट होगा। यदि एक, दो या दो से ज्यादा सूट लगाए गए थे लेकिन कॉमन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, मतलब अपन सबने अलग अलग सूट लगाए लेकिन कॉमन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था, तो सेवरल पर्सन अपील लगा सकते हैं। एक कॉपी काफी है। समझ में आया? ये कॉमन सेंस है कि बहुत सारे केस चल रहे थे, एक कॉमन जजमेंट पास हुआ, हो जाता है ना कभी कभी, इसको मर्ज कर दिया जाता है और सबको मर्ज करके कॉमन जजमेंट पास हुआ, तो हम सब लोग अपील लगाते हैं, तो जजमेंट की एक कॉपी लगाना ही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि हर लोग हर कॉपी लगा लगा के जजमेंट की लाइक कॉपी देंगे। कंटेंट क्या होंगे मेमोरेंडम में? आप खुद सोचो। अपील लगा रहे हो, ध्यान से सुनना। तो अपील लगा रहे हो तो अपील में क्या लिखोगे आप? अपील में लिखोगे कि भाई मुझे इस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन है। नरेटिव फॉर्म में नहीं लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में कि किस किस ग्राउंड पे तुम्हें ऑब्जेक्शन है। और यदि मान लीजिए अपील किसकी लगाई जा रही है? पैसे की अपील लगाई जा रही है, कोर्ट में पैसे की अपील लगाई जा रही है कि कोर्ट ने मुझे 50,000 रुपए का क्या दिया है, 50,000 रुपए का मुझे जुर्माना दिया है या ऐसे कुछ करके। तो आप अपील लगा रहे हो ना, तो पहले पैसा जमा कराओ। क्या करो? पैसा जमा कराओ, तभी हम तुम्हारी अपील सुनेंगे। तो कंटेंट क्या होते हैं मेमोरेंडम के? ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, जिसको आप क्या कर रहे हो जिसको आप मांग रहे हो, क्या है ऑब्जेक्शन, आप उसको नरेटिव आर्ग्यूमेंट फॉर्म में मत लिखो, लेकिन ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बता दो। यदि अपील पैसों की है, पेमेंट ऑफ मनी की अपील है, तो आपको पहले पैसा जमा कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसा जमा कराना पड़ेगा। सुनो मेरी बात। जब अपन ग्राउंड, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस चीज पे ऑब्जेक्शन है, पूरा ट्रायल चला मेरे किसी केस का, चला 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 चला, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, ट्रायल चला, डिसाइड हुआ। अब मैंने अपील लगाई। अपील मैंने मान लो 3-4 ऑब्जेक्शन के ग्राउंड पे लगा दी। तो खुद सोचो, पूरा केस दोबारा सुना जाएगा या 3-4 ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे? विनीत, पूरा केस सुना जाएगा या सिर्फ 3-4 ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे अपील में? बताओ, कोई कोई भी बता दो कि अपील में सिर्फ कि ऑब्जेक्शन सुने भाई जाते हैं। 3-4 ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे। उसको, और जैसे वो बोल रहा है कि सर मैं उस टाइम ट्रायल में ये बताना भूल गया था, वो बताना भूल गया था, तो ऐसा नहीं, सिर्फ 3-4 ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे। भाई एक्सेप्ट, आप कोर्ट की परमिशन ले लो, कोर्ट कभी भी आपको लाइक सुनेगा नहीं अदर देन ऑब्जेक्शन। लेकिन आप खुद सोचो, अपील का जजमेंट केवल इन्हीं ऑब्जेक्शन पे बेस्ड होगा क्या? जो जजमेंट दे रहा है, जज जजमेंट दे रहा है, तो केवल क्या इन 3-4 ऑब्जेक्शन पे बेस्ड हो सकता है, या कोई भी लाइक किसी भी तरीके से वो ऑर्डर दे सकता है? तो इट्स अ कॉमन सेंस, वो जज है। वो जज है। तुम्हार को रोका गया, यदि तुम्हार को रोका नहीं गया, तुम्हार को लिमिटेशन नहीं दी, तो तुम तो अपील को भी ट्रायल के जैसे चलाओगे। जो अपील का प्रोसीजर है वो जनरल ट्रायल कोर्ट के जैसे चलने लग जाएगा। तो आपको ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन कोर्ट को ऑप्शन दिया है कि आप केवल उस 3-4 ऑब्जेक्शन तक कन्फाइन नहीं रहोगे, आप और भी तरीके से आपका जजमेंट में अदर चीजों को भी लिख सकते हो। तो ग्राउंड्स विच में बी टेकन एन अपील, तो अपीलेंट ग्राउंड में कोर्ट की परमिशन से, लाइक अपीलेंट केस में अपीलांट कोर्ट की परमिशन के बिना ना ही आर्ग्यू किया जाएगा ना ही हर्ड किया जाएगा इन सपोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन जो मेमोरेंडम में नहीं लिखी है।
जो मेमोरेंडम में नहीं लिखे। मेमोरेंडम में ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन लिखने पड़ते हैं पर वो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन पढ़ के है ना अभी। यदि अपील पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री की अपील है तो उतना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो यही लिखा है कि लेकिन मतलब वही कि जितना आपने ऑब्जेक्ट किया है ना केवल उसी संबंध में आपको सुना जाएगा। लेकिन इस रूल की कोई बात अपीलेंट कोर्ट को अपील डिसाइड करते समय ये कन्फाइन नहीं कर रही कि केवल वही ऑब्जेक्शन सुने जो मेमोरेंडम ऑफ अपील में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि सामने वाले को तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो नॉर्मल हमारा कल्याण कर दोगे, ट्रायल कोर्ट जैसे प्रोसीजर चलाओगे। ठीक है, फिर रूल नंबर 3 कि यदि मेमोरेंडम ऑफ अपील आपने मैनर जो दे रखा है वैसा नहीं बनाया तो या तो रिजेक्ट किया जा सकता है या रिटर्न किया जा सकता है। यदि रिजेक्ट करोगे तो रिजेक्ट करने के रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और यदि कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, मतलब अमेंडमेंट हो रहा है, तो इनिशियल्स कर देंगे, आप साइन कर दोगे। इनिशियल्स मतलब इनिशियल जो अपनी होता है, ठीक है, नाम क्या आप इनिशियल कर दो या आप साइन कर दो। तो क्या बोला मेमोरेंडम ऑफ अपील, तो अपन पढ़ चुके। फिर अपन ने पढ़ा ग्राउंड्स जो अपील में लिए जा सकते हैं, तो वही ग्राउंड लिए जा सकते हैं और उसी पे क्या होगा, लाइक आपको अदर ग्राउंड पे नहीं सुना जाएगा। रिजेक्शन हो सकता है क्या, तो रिजेक्शन हो सकता है आपने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया। ठीक है, अमेंडमेंट हो सकता है, तो अमेंडमेंट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन डिले कि यदि मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड के बाद आपने अपील लगाई तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन जो एफिडेविट के साथ लगाओगे कि मैं रीजन ये है कि मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं टाइम पे अपील लगा पाया। अब देखो, इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हुआ है। जैसे मान लो कि हम 5 जने, 1 2 3 4 5, हम लोगों का पांच पांच लोगों अलग अलग वो चल रहा था, केस चल रहा था, लेकिन सेम कॉज ऑफ एक्शन था। सेम कॉज ऑफ एक्शन समझ वैसे मान लो हम सभी का जो केस चल रहा था, मेरे जो भी सारे ग्रुप के लोग हैं उनका केस चल रहा है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, इनको रिजर्वेशन से संबंधित केस चल रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 ओबीसी हैं, इतने भी नहीं मानते, चलो 5 ओबीसी मानते हैं। 5 ओबीसी हैं, इन लोगों ने अलग अलग केस लगा रखा था, लेकिन इन सारे केस को मर्ज कर दिया गया। कभी सुना होगा आपने, मर्ज कर देते ना केस को, भाई ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो सबको एक जगह कोर्ट एक साथ जजमेंट सुनाएगा। कोर्ट ने इसको मर्ज कर दिया, किसमें, इसको मर्ज कर दिया एबीसी में, इन सबको एक एक केस में मर्ज कर दिया, बी सी डी ई को किसके केस में मर्ज कर दिया, एक एक केस में मर्ज कर दिया। अब मान लो एक केस में जजमेंट रिवर्स हुआ, मतलब जो पुराना जजमेंट था वो रिवर्स हुआ, तो आप खुद सोचो कि बीसीडी का अलग से ट्रायल चलेगा क्या, बीसीडी के अलग से ट्रायल चला के जजमेंट को रिवर्स करेंगे कि भाई एक का रिवर्स हुआ तो इनका ऑटोमेटिकली रिवर्स नहीं हो जाएगा क्या, या ए को बोला, ए को बोला कि नहीं तुम्हारा जजमेंट सही था, तो बीसीडी के संबंध में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो जाएगा क्या। समझ में आ रहा है क्या निकिता और विविनी, बड़ी सिंपल, वापस समझो, देखो समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, मे ऑब्टेन रिवर्सल ऑफ होल डिग्री वेयर इट proceeds on ground common to all, where there are more plaintiffs or more defendants than one is sued, and the decree is appealed from any ground common to all plaintiffs। भाई जैसे हम लोगों को सबको क्या चाहिए था, रिजर्वेशन, कॉमन टू ऑल प्लेंटिफ। वापस बोल देती हूँ, एक डिग्री डिसाइड हुई है किसी प्लेंटिफ के अगेंस्ट और डिफेंडेंट, ये बहुत सारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं, तो डिग्री की अपील लगती है, डिग्री की अपील लगती है, और वो जो ग्राउंड मेंशन है वो कॉमन टू ऑल प्लेंटिफ्स है या कॉमन टू ऑल डिफेंडेंट्स है। तो यदि अपीलेट कोर्ट रिवर्स करता है या वेरी करता है ऑर्डर को, तो वो सबके लिए वेरी और रिवर्स होगा। इसमें कोई मुझे लगता नहीं है समझने वाली ज्यादा बात है। भाई मैं मान लो अपन सबने मिलकर केस लगाया, अलग अलग केस लगाया, हम लोगों के केस को मर्ज कर दिया। अब अपील लगी तो अपील एक एक नहीं लगाई, लाइक पारुल जैन ने अपील लगाई और ग्राउंड कॉमन टू ऑल थे, ग्राउंड कॉमन टू ऑल थे, तो क्या किया जाएगा, यदि कोर्ट मैरी वेरी रिवर्स और ये करेगा ना, तो कोर्ट सबके लिए करेगी, सबके लिए। ठीक है, अब देखो, मान वो ये अपन को सबको पता है, मैंने कहा कि मैंने ऐसे कहा कि मोहन को अरेस्ट करना है, मोहन को अरेस्ट करना है, फिर अरेस्ट करना है और मोहन बोल रहा है मैं अपील लगाना चाहता हूँ, मतलब सिविल में अरेस्ट करना है या मोहन की प्रॉपर्टी को अटैच करना है। क्यों अरेस्ट करना है, मोहन की प्रॉपर्टी को अटैच करना है, और मोहन कोर्ट में पहुंचता है कि मैं अपील लगाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है, इसका अटैचमेंट चलेगा या इसका अटैचमेंट रुक जाएगा, क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा।
ये जो अटैचमेंट का प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ है वो चलेगा, या मोहन बोल रहा है कि मैं अपील लगाना चाहता हूँ? मैम स्टे नहीं ऑटोमेटिकली होगा। नहीं हो जाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग है। हाँ, मैं इनोवेटिव जुडिशरी की बात कर रही हूँ। नो मैम, मेरे पास में नहीं है मेरे को। भाई मेरी क्लास में यदि आप हो तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बीएनएसएस के भी हैं, तो सबको पता, अपन को सबको पता है। जैसे जो अपील लगाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री उस पे स्टे लग जाएगा। एक बार सब हैंड रेज कर दो, ऐसे थोड़ी है। ऐसे तो हर दूसरा आदमी फर्स्ट अपील लगा दी, सेकंड अपील लगा दी, तो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं होता। नहीं होता स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, अपीलिएट कोर्ट में लगेगी, या वह कोर्ट जिसने ऑर्डर पास किया उसमें जाके अपील लग जाएगी, मतलब उसके में जाके एप्लीकेशन लगाएगी। ये लिखा है स्टे। रूल नंबर 5 का पहला पैराग्राफ है, स्टे बाय अपीलिएट कोर्ट। यदि अपीलिएट कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेटिस जो एग्जीक्यूशन है उसका डिग्री का स्टे लगा देना चाहिए, तो अपीलिएट कोर्ट क्या कर देगा? अपीलिएट कोर्ट स्टे लगा देगा। लेकिन ये आपकी ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, आपका अधिकार नहीं है कि आपने अपील लगा दी तो आपके एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पे स्टे लग जाएगा, ऐसा नहीं। तो 5 के पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है अपीलेट कोर्ट, और पैराग्राफ नंबर में 2 में लिखा है जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है। तो मैं सब मानती हूँ, ये तो समझ में आता होगा। जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है, कि यदि एक एप्लीकेशन लगाई जाती है अपीलेबल डिग्री ये लाइक एग्जीक्यूशन पे स्टे लगाने की, तो एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा सकता है कौन सा कोर्ट? जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है। ठीक है, और ऐसा एग्जीक्यूशन पे स्टे तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि कोर्ट को ऐसा लगता नहीं है कि भाई सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा यदि मैंने एग्जीक्यूशन को नहीं रोका, और यदि कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि ये जो एप्लीकेशन लगाई है विदाउट अनरीजनेबल डिले लगाई गई है और सिक्योरिटी जमा करा दी गई। बस समझ में आ गया? ये बोला है जनरल रूल कि कभी आपने अपील लगा दी तो स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, तो नहीं होगा स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन अपीलिएट कोर्ट कर सकता है, और नीचे वाला कोर्ट जो ट्रायल जिसने डिग्री पास करी है वो भी क्या कर सकता है? वो भी स्टे लगा सकता है यदि वो एप्लीकेशन लगाए और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, नीचे वाला कोर्ट, कि भाई स्टे ये जो एप्लीकेशन है उससे सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा यदि मैंने इस पे स्टे नहीं लगाया। ठीक है, अनरीजनेबल डिले के साथ में एप्लीकेशन लगाई गई है। ठीक है, तो ये कुछ काम करने का। रूल नंबर 6, सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर। ये कुछ आपको नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन को। ठीक है, अपन 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 11:47 तक का। 11:47, 36 सेकंड, 36 सेकंड। इसके बाद में अपन ये पढ़ना स्टार्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि स्टे लग जाता है। अब क्या हुआ? अपील आ गई। कोर्ट क्या करेगा? जैसी अपील जिसके सामने अपील लगाई गई है वो मेमोरेंडम अपील को चेक करेगा, रजिस्टर में डाल देगा। ऐसे ही तो करते हैं ना, प्लेंट में भी तो अपन ये क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि भाई चेक करा, रजिस्टर में डाल दिया। फिर अपीलिएट कोर्ट अपीलिएट से जो अपीलेंट है उससे सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बोल सकता है कि तू सिक्योरिटी फर्निश कर, तू अपील लगा रहा है तो। और जो यदि भारत के बाहर रहते हैं अपीलेंट यदि भारत के बाहर रहते हैं, तो इस परिस्थिति में, और सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में, तो इस परिस्थिति में 100% बोलेगा कि सिक्योरिटी जमा करा। रूल नंबर 11 एक बार स्टार लगा लो, 5 जल्दी जल्दी। रूल नंबर 11 क्या बोल दिया? इनिशियल स्टेज पे सफिशिएंट रीजन नहीं दिखते हैं, मैंने क्या बोला कि सफिशिएंट रीजन नहीं दिखते हैं, केस को क्या कर देगा? डिसमिस। अपील को क्या कर देगा? डिसमिस। और सेम कि यदि अपीलिएट जो व्यक्ति है वो उस दिन नहीं आता है जिस दिन हियरिंग थी, या जिस दिन एडजमेंट हुआ उस दिन नहीं आता है, तो कोर्ट वापस क्या ऑर्डर लगाएगा? ऑर्डर लगाएगा डिसमिस। क्या लगाएगा? डिसमिस। और डिसमिस कर दिया जाता है तो नीचे वाले कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वापस एक बार हैंड रेस कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो एवे चल रहा था, अभी इंपॉर्टेंट आ गया। व्हाट आर द पावर्स ऑफ अपीलिएट कोर्ट? तो दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट अंडर ऑर्डर 32। ठीक है, अब आओ। दो तरीके से डिसमिस बोला है मैंने, जहां पे इनिशियल स्टेज पे मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट का कोर्ट को ऐसा लगता है कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है। कौन से ग्राउंड नहीं है? कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, तो क्या कर देगा? डिसमिस। दूसरी चीज की यदि जिस दिन आना चाहिए था
आदमी को आना चाहिए था एप्लीकांट को, जिस दिन फर्स्ट हियरिंग लगी है, एप्लीकांट नहीं, अपीलांट को फर्स्ट हियरिंग पे आना चाहिए, तो नहीं आया, तो क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस। और बस नीचे वाले कोर्ट को बता दिया जाएगा। ठीक है। और जो रूल नंबर 11 है, वो जो अपील है वो 60 दिन के अंदर सुननी चाहिए। मतलब ये जो डिसाइड है ना, डिसाइड जो करना पड़ेगा 60 दिन। देखो, एवरी अपील शैल बी हियर अंडर रूल 11 एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल एंड शैल बी मेड टू कंक्लूड सच हियरिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मेमोरेंडम इज फाइल। तो 60 दिन का कुछ टाइम पीरियड याद कर लेना। अब याद करो राइट टू बिगिन। देखो हमने क्या पढ़ा है स्टार्ट से, अब हम अपील का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अपील के चैप्टर में हमने अभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। मेमोरेंडम फाइल होगा, ऑब्जेक्शन जो लिखे जाएंगे वही सुने जाएंगे। क्या कोर्ट बाउंड होता है उन ऑब्जेक्शन जजमेंट सुनाने के लिए? तो नहीं बाउंड होता है। फिर अपन ने एज सच स्टे लग जाएगा क्या? तो स्टे नहीं लगता है, एप्लीकेशन लग के स्टे लगता है। अपीलियंट कोर्ट की पावर, अपीलियंट कोर्ट की रजिस्ट्री में क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। अपीलियंट की कोर्ट की सबसे पहली पावर डिसमिस करने की पावर। कौन सी डिसमिस करने की? प्राइमा फेसी शब्द दिख रहा है, नहीं लिखा हुआ, तो यदि सफिशिएंट रीजन नहीं दिखते हैं तो क्या कर देगा, डिसमिस द अपील। क्या कर देगा, डिसमिस द अपील। और यदि फिक्स डे पे वह व्यक्ति, इसमें दो कारण है, एक तो सफिशिएंट रीजन नहीं दिख रहा है, और दूसरा जिस दिन डिसाइड हुई है, जिस दिन डिसाइड हुई है फर्स्ट हियरिंग, उस दिन अपीलांट नहीं आ रहा है, तो लगा देंगे डिसमिस। 11 में 60 डेज का टाइम पीरियड दे देगा। अब कौन चालू करेगा? राइट टू बिगिन हमेशा ऑन द डे फिक्स। राइट टू बिगिन किसका रहेगा? अपीलांट करेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। लेकिन राइट टू बिगिन शुरू कौन करेगा केस को? किसका रहेगा? अपीलांट को रहेगा। किसका रहेगा? अपीलांट को रहेगा। रूल नंबर 11 याद हो गया, रूल नंबर 17 पे लगा दो स्टार। रूल नंबर 11 के बाद पावर में क्या लिखना है? स्टार लगा के 17 लिखो। तो ये भी वही है, ये भी सिमिलर ही चीज है। बस आप रूल नंबर 11 में मान लो इनिशियल स्टेज होगी, और रूल नंबर 17 में थोड़ी और हियरिंग्स चल रही है, दूसरी तीसरी स्टेज है। तो रूल नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है कि बेयर ऑन द डे फिक्स द अपीलेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द अपील इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट द अपील बी डिसमिस्ड। और रूल नंबर 17 के सब रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, यदि अपीलेंट आ जाता है और रिस्पोंडेंट नहीं आता है, इसमें कौन होता है? प्लेंटिफ डिफेंडेंट नहीं होते, इसमें होता है अपीलांट और रिस्पोंडेंट। अपीलांट आ जाता है, रिस्पोंडेंट नहीं आता है, तो अपील कैसे हर्ड की जाएगी? हर्ड की जाएगी एक्स पार्टी। ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं लिखा एक्स पार्टी डिग्री पास होगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इन्होंने लिखा कि अपील कैसे हर्ड की जाएगी, एक्स पार्टी हर्ड की जाएगी। वापस देखो रूल नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 17 में लिखा हुआ है कि यदि जिस दिन हियरिंग डिसाइड उस दिन प्लेंटिफ, सॉरी वो नहीं आता, अपीलांट नहीं आता है, अपीलांट नहीं आता है तो डिसमिस कर देगी। समझ में? 17 के 1 में कौन नहीं आता है? अपीलांट नहीं आता तो डिसमिस कर देगी। और 17 के 2 में रिस्पोंडेंट नहीं आता है, रिस्पोंडेंट नहीं आता है तो क्या कर देगी, एक्स पार्टी हियरिंग कर लेगी। क्या कर लेगी? एक्स पार्टी हियरिंग कर लेगी। ठीक है। रूल नंबर 17 कि यदि अपील डिसमिस की गई है, अपीलांट कोर्ट, क्या अपीलांट व्यक्ति अप्लाई कर सकता है अपीलांट कोर्ट को कि एडमिशन करो अपील का, री एडमिशन रिस्टोर करो। और रूल नंबर 20 काम करनी है। रूल नंबर 21, यदि एक्स पार्टी हियरिंग हो गई है या जजमेंट प्रोनाउंस हो गया है जज रिस्पोंडेंट के खिलाफ, तो अपीलांट कोर्ट क्या कर सकता है, ही में अप्लाई, अपीलांट कोर्ट को बोल सकता है कि अपील को दोबारा सुनो, यदि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगा। जल्दी से बताओ, यदि 19 में एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएगा? 19 में लगाई एप्लीकेशन, अभी मैम ऑर्डर 43। ऑर्डर 43। तो पूरे स्टेज वाइज याद कर लो, आ जाओ। क्या करा अपन ने? और अपन ने अपन ने पढ़ा सबसे पहले रूल नंबर 17 11। रूल नंबर 11 में भी वही सेम चीज दे रखी है, लेकिन अपीलांट के लिए दे रखी है कि अपीलांट नहीं आता है तो आपकी डिसमिस हो जाएगी, या कोर्ट को सफिशिएंट रीजन लगते हैं तो डिसमिस हो जाएगी। एक बार हैंड रेस करो रूल नंबर 11 के लिए, सफिशिएंट रीजन, सुंदर सुंदर लिख देती हूँ मैं, चलो तो सुंदर सा एक चीज बनाऊंगी। देखो, सबसे पहले अपन को याद रखना है रूल नंबर 11, दो काम, सफिशिएंट रीजन नहीं है कोर्ट के पास में अपील को सुनने के जबरदस्ती, और प्लेंटिफ नहीं आ रहा है फर्स्ट हियरिंग में, तो रूल नंबर 11 में क्या करते कि डिसमिस। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 में यदि हियरिंग डिसाइड हुई है उस दिन अपीलांट नहीं आ रहा है, तो क्या करती है केस को डिसमिस। भाई अपीलांट नहीं आ रहा है तो डिसमिस, में लिखा है वैसे तो, लेकिन अपीलांट नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं कोर्ट को, मतलब क्या करते हैं कि डिसमिस, डन। और यदि ये तो और यदि रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं कि एक्स पार्टे हियरिंग। कौन सी हियरिंग? एक्स पार्टे हियरिंग। रूल नंबर 17 के फर्स्ट पैराग्राफ, रूल नंबर 17 का सेकंड पैराग्राफ। फिर यदि डिसमिस कर दिया है तो अपीलेंट क्या बोलेगा रूल नंबर 21 में, रीस्टोर कर दो भाई। क्या कर दो? रीस्टोर कर दो। रूल नंबर 19 में क्या बोलेगा?
रीस्टोर कर दो, तुमने डिसमिस कर दिया, डिसमिसल के ऑर्डर को हटाओ, मेरे केस को रीस्टोर करो, मेरी अपील को। और 21 में यदि रिस्पोंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टे हियरिंग हुई और जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, तो रिस्पोंडेंट पहुंचेगा कोर्ट में कि सर ये जो आपने जजमेंट पास किया है और ये सब चीजें हुई है, इसको कर दो सेट असाइड। क्या कर दो? सेट असाइड। तो 19 में और 21 में यदि एक कोर्ट ऐसा काम नहीं करता है तो कहाँ जाते हैं? ऑर्डर नंबर 41 का रूल 19 और ऑर्डर नंबर 41 का रूल 21 कहाँ अपीलेबल है? ऑर्डर नंबर 43 के रूल नंबर 1 में अपीलेबल है। एक बार हैंड रेज कर दो। 11, 17, 17 का 1 का 19, 17 के 2 का एक्स पार्ट। याद समझ में आया क्या निकिता? शिखा क्लास में दिख रही, शिखा, उर्वी। सीरियल नंबर याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। क्या बोला मैंने? सीरियल नंबर। सबसे पहले 11, 11 मतलब प्राइमा फेसी केस, 11 में डिसमिस। फिर रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 में भी डिसमिस, लेकिन डिसमिस कब करिए? प्लेंटिफ हियरिंग पे नहीं आया, तो 17 के 1 में डिसमिस। 17 के 2 में रिस्पोंडेंट नहीं आया, मतलब आप प्लेंटिफ आके खड़ा हुआ है लेकिन रिस्पोंडेंट नहीं आया, तो क्या होगी? एक्स पार्टे हियरिंग, एक्स पार्टे हियरिंग। फिर कौन सा रूल याद करो ना? 19। यदि आपने एक्स अपील मतलब अपील को डिसमिस कर दिया है, अपील को डिसमिस कर दिया है, तो वो प्लेंट वो जो वो अपील एप्लीक कौन है? अपीलांट है। वो बोलेगा 19 में, रूल नंबर 19 में कि भाई ये तुमने डिसमिस करा, इसको करो री स्टोर। क्या करो? री स्टोर। और रूल नंबर 21 में रिस्पोंडेंट नहीं आया था, इन्होंने एक्स पार्टे हियरिंग पास कर दी थी, तो रूल नंबर 21 में जो एक्स पार्टे हियरिंग पास करी है, जजमेंट प्रोनाउंस करा है, तो कोर्ट को बोलेगा इसको क्या कर दो, इसको भाई हटाओ, इसको ये क्यों आपने लगा दिया है? मैं किसी रीजन वश नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो वापस 11, 11 पढ़ना है, फिर अपन को 17 पढ़ना है, फिर अपन को 19 पढ़ना है, और फिर अपन को 21 पढ़ना है। 11 में डिसमिस, 17 में डिसमिस, 11 में डिसमिस, 17 में डिसमिस। 17 में भी अपन ने फर्स्ट हियरिंग पे, लाइक फर्स्ट हियरिंग पे नहीं आ रहा अपीलेंट, तो 17 के 1 में डिसमिस, और 17 के 2 में रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा, तो एक्स पार्टे हियरिंग। 19 में ये तुमने डिसमिस करी तो इसको रिस्टोर करो। 21 में ये तुमने लाइक जजमेंट प्रोनाउंस करा तो इसको करो सेट साइड। डन ना? सबको समझ में आ गया क्या? 11, 17, 19, 21। देखो 17 में अपीलांट नहीं आ रहा है तो डिसमिस, हियरिंग एक्स पार्टे हो रही है। जल्दी से 11, 17, 19, 21 को पढ़ के आओ। इंपॉर्टेंट है 11, 17, 19, 21। 11, 17, 19, 21, क्योंकि 19 और 21 की अपील लगी। 17 थोड़ा सा देख दाख के उन्होंने हियरिंग पे नहीं आया, मतलब केस चीजें चल रही थी, देख लिया था, हियरिंग पे अपीलेंट नहीं आया तो डिसमिस। 17 के 2 में री, मतलब 17 के 2 में लाइक रिस्पॉन्डेंट नहीं आया तो एक्स पार्टे हियरिंग। फिर 19 में उसने डिसमिस कर दी तो वो पहुंचा रीस्टोर करने के लिए। और 21 में यदि उसने एक्स पार्टी हियरिंग कर दी रिस्पॉन्डेंट तो वो बोला कि भाई सेट असाइड करो इस जजमेंट। अब यहाँ पे आती है, अपन ने पढ़ी थी क्रॉस, क्या पढ़ा था अपन ने? क्रॉस डिक्री याद है क्या? ऑर्डर 21 में क्रॉस डिक्री, अरे पढ़ा था ना। क्रॉस डिक्री ये है क्रॉस अपील, क्रॉस डिक्री क्रॉस अपील। अब देखो क्रॉस अपील क्या होती है, ध्यान से सुनना। जो मैं 3 मिनट में समझा दूंगी। कितने मिनट में? 3 मिनट। लेकिन चुपचाप सुनना पड़ेगा आपको समझने। एक डिग्री पास होती, एक वो चल रहा है, केस चल रहा है, केस चला, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। कोर्ट ने, आप सभी को पता है, इशू डिटरमाइन होते, इशू डिटरमाइन, इशू डिटरमाइन हुए, ट्रायल वायल ट्रायल स्टार्ट हुआ। ये इशू थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान 7 इशू थे। आप सभी को पता है जजमेंट लिखते हैं तो ये लिखा है सो दैट दिस इशू इज पास्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ और अगेंस्ट द डिफेंडेंट। जब अपन पूरा फाइंडिंग्स करते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करते हैं, उसके बाद में हर इशू के बाद में लिखते हैं, हर इशू के बाद में, कि ये जो जजमेंट है ये हम प्लेंटिफ के, ये जो इशू है हम प्लेंटिफ के फेवर में दे रहे हैं, और ये जो इशू है हम डिफेंडेंट के फेवर में दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें से 4 इशू प्लेंटिफ के फेवर में पास, किसके फेवर में पास हुए? 4 इशू प्लेंटिफ के फेवर में पास हुए, और 3 इशू डिफेंडेंट के फेवर में पास। क्या बोला? 4 इशू प्लेंटिफ के फेवर में पास हुए, 3 इशू डिफेंडेंट के फेवर में पास हुए। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हर इशू अलग अलग डिटरमाइन होता है, हर इशू का डिटर्मिनेशन अलग अलग होता है। अब क्या हुआ? प्लेंटिफ मान लो यहाँ पे 8 थे, तो 8 में से
कुछ भी मान लेते चलो। 4 इशू प्लेंटिफ के फेवर में पास हुए, 3 डिफेंडेंट के फेवर पास हुए, प्लेंटिफ ने लगाई अपील। अब ये प्लेंटिफ पार्टी बन चुका है, मतलब प्लेंटिफ डिफेंडेंट तो रहा, लेकिन अपील में पहुंचा। अपील में इसने लगाई कि भाई डिफेंडेंट साहब, ये जो डिफेंडेंट साहब के फेवर में आपने 3 इशू डिटरमाइन किए हैं, इट मस्ट बी डिटरमाइन इन माय फेवर। मतलब ये आपको, इट शुड बी डिटरमाइन इन माय फेवर, ये 3 इशू मेरे फेवर में डिटरमाइन होने चाहिए थे। ये लगा दी अपील। अपील लगाई, समन वन पहुंचा, रिस्पोंडेंट आया और इसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया, मतलब आंसर दिया अपील का। देता है ना, डिफेंस देगा। आंसर दिया इसमें कि चलो ठीक है, ये 4 पेपर, ये जो प्लेंटिफ के पेपर में पास हुए हैं, ये लाइक नहीं, ये जो 3 मेरे फेवर में पास हुए हैं, मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे। ये सब चीजें हुई। तो प्लेंटिफ जब, ये रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट जब आंसर दे रहा है तो बोल रहा है कि ये तो मेरे लिए सही है, ये 3 चीजें तो मेरे फेवर में पास हुई है, मेरे पास में सफिशिएंट ग्राउंड है, तभी तो ट्रायल कोर्ट ने मेरे फेवर में पास करी। आंसर के, इसको आंसर देने के साथ साथ ये बोल रहा है कि ये जो 4 इशू तुमने प्लेंटिफ के फेवर में पास किए ना, ये मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे, ये भी मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे। समझ में आएगी जो स्टोरी मैंने बोली? 4 इसके फेवर में पास हुए, 3 इसके फेवर में पास हुए। ठीक है, ये पहुंचा अपील में। ये पहुंचा अपील में कि जो तुमने 3 इसके डिपेंडेंट के फेवर में पास किए हैं ना, इट शुड बी डिटरमाइन इन माय फेवर, इट शुड बी डिटरमाइन इन माय फेवर, ये चीज हुई। ठीक है। अब डिपेंड, ये जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट आंसर देगा। तो आंसर के साथ में वो ये भी बोल सकता है कि 3 तो मेरे फेवर में पास कर दिए ट्रायल कोर्ट ने, और होने भी चाहिए, लेकिन ये 4 ये जो प्लेंटिफ के फेवर में पास हुए हैं, ये भी मेरे फेवर में पास होने चाहिए, इट वुड हैव बीन पास्ड इन माय फेवर ओनली। कि ये जो 4 तुमने जो पास किए हैं प्लेंटिफ के फेवर में, ये भी मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे। अब आप एक चीज बताओ, क्या डिफेंडेंट इस चीज की अपील लगा सकता था क्या? भाई लगा सकता था क्या? लगा सकता है ना डिफेंड, अब ये दोनों तो पार्टी है ना, ये भी तो बोल सकता था डिफेंड, ये भी नई अपील लगा सकता था। नई अपील लगा सकता था ना? तो आ जाओ, इसे कहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन। समझो, वापस बोल देती हूँ। यदि ये अपील लगा देता, मतलब समझो, वापस सुनना। यदि ये अपील लगा देता, मतलब ये जो रिस्प्लेंटिव अपीलांट है, अपीलांट है, ठीक है, अपीलांट ने अपील लगाई कितने इश्यूज के लिए? 3 इशू के लिए। डिफेंडेंट ने अपील लगाई कितने इशू के लिए? 4 इशू के लिए। तो यदि ये अपील लगा देता तो इसे क्या बोला जाता? क्रॉस अपील। अपील क्रॉस नहीं हो गई क्या? इसने इसके लिए लगाई, इसने इसके लिए लगाई। समझ में आया क्या? इसे क्या बोला जाता? क्रॉस अपील, क्रॉस अपील, क्रॉस अपील। लेकिन इसने क्या करा? इसने जो एक अपील लगाई, ये जो इसने एक अपील लगी, चल रही थी, ऑलरेडी चल रही थी, इसमें इंस्टेड ऑफ फाइलिंग एन अपील, इसने इसमें ही आंसर दे दिया। इसने इसमें ही आंसर दे दिया कि भाई ये जो 4 तुमने प्लेंटिफ के फेवर में पास किए, ये मेरे फेवर में पास हुए होने चाहिए थे। तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस ऑब्जेक्शन। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन से ऑब्जेक्शन होते हैं? जिनकी अपील लगाई जा सकती थी लेकिन जिसकी अपील नहीं लगाई गई। लेकिन जो एक अपील है, उस जो चल रही है, उसी में आंसर के दौरान जो भी रिस्पोंडेंट है वो बोला कि जो इश्यूज आपने मेरे फेवर में पास नहीं किए, वो इशू मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे। जिसे क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑब्जेक्शन। एक बार हैंड रेस कर दो, क्रॉस ऑब्जेक्शन समझ में आया? क्रॉस अपील, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रॉस अपील में दो अपील चलती है, दो अपील चलती है क्रॉस अपील में। ये भी चल रही है, ये भी। क्रॉस ऑब्जेक्शन में केवल एक अपील चलती है, एक अपील चलती है। क्रॉस में, क्रॉस में ये रिस्पोंडेंट अपीलेंट हो जाता है, अपीलेंट रिस्पोंडेंट हो जाता है एक दूसरे के। लेकिन जब एक अपील चलती है उसमें अपीलांट अपीलांट बना रहता है, रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंट बना रहता है। जब क्रॉस अपील लगेगी तो कॉस्टिंग भी लगेगी। एक अपील चल रही है तो इसमें क्रॉस ऑब्जेक्शन की कोई कॉस्टिंग मांगेगा क्या आपसे? हैंड रेज कर दो, एग्जाम में लिख के आ सकते हो क्या? क्रॉस अपील विनी, मानती हूँ सानिया, शिखा। भाई क्रॉस अपील क्रॉस ऑब्जेक्शन में अंतर लिख के आ सकते हो, आ जाओ, यही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 41 रूल 18। 18 है या 22? उससे कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, उसमें रेट रूल 18 है ना, क्रॉस डिक्री, उसमें रूल 18 है, यहाँ पे 21 है, तो 22 है। क्या लिखा हुआ है?
कि यदि रिस्पोंडेंट अपील नहीं करता है, कर सकता था ना अपील वो 4 बिंदु के लिए, लेकिन वो अपील नहीं करता है, लेकिन वो रिप्लाई के टाइम पे क्या कर देता है, ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि जो इशू जो दैट इज सम इशू विच शुड हैव बीन पास्ड इन माय फेवर, वह इशू मेरे फेवर में पास होने चाहिए थे लेकिन आपने मेरे अगेंस्ट पास कर दिया। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑब्जेक्शन। रूल नंबर 22, एनी रिस्पोंडेंट, ये पूरा लिखा हुआ है, ये मैंने जस्ट समझा नहीं बस। एनी रिस्पोंडेंट दो ही मे नॉट अपील फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिग्री, कोई भी रिस्पोंडेंट जिसने डिग्री की अपील नहीं लगाई है, मे नॉट ओनली सपोर्ट द डिग्री, मतलब अपील लग चुकी है तो वो केवल सपोर्ट ही नहीं करेगा अपनी चीजों के लिए, तो मे नॉट ओनली सपोर्ट द डिग्री बट मे ऑल्सो स्टेट द फाइंडिंग अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इशू और टू बी मेड इन हिज फेवर। वापस बोल देती हूँ, एक रिस्पोंडेंट जो अपील लगा सकता था, जिसने अपील नहीं लगाई है, वो रिप्लाई में ना केवल अपने चीजों को सपोर्ट करेगा, बट ना केवल अपनी चीजों को सपोर्ट करेगा, बट मैं सही बता रही हूँ क्या मतलब, बट क्या वो क्या कर सकता है, वो आंसर में ऐसे बोल सकता है कि आप मतलब आपकी ये चीजें और तो ये मेरे फेवर में पास होनी चाहिए थी, आपने मेरे अगेंस्ट पास कर दी। वो क्रॉस ऑब्जेक्शन ले सकता है, लेकिन इसमें ये लिखा है टू द, उस क्रॉस ऑब्जेक्शन ले सकता उस डिग्री की जिसकी वो अपील लगा सकता था, विच ही कुड हैव टेकन बाय वे ऑफ अपील प्रोवाइडेड ही फाइल सच ऑब्जेक्शन। उसको 1 महीने के अंदर क्रॉस ऑब्जेक्शन लगानी पड़ेगी। समझ में आ गया होगा, वापस बोल देती हूँ। ए अ रिस्पोंडेंट दो दो ही मे नॉट हैव बीन अपील, ठीक है, इन रिप्लाई, मे ओनली नॉट सपोर्ट द डिग्री बट मे ऑल्सो रेज सच ऑब्जेक्शन दैट फाइंडिंग विच हैड पास्ड अगेंस्ट हिम इट शुड बी पास्ड इन फेवर ऑफ हिम, मतलब उसको पास होना चाहिए, उसके फेवर में पास होनी चाहिए थी, तो ही मे रेज क्रॉस ऑब्जेक्शन, ठीक है, फॉर द क्रॉस ऑब्जेक्शन इन द डिग्री फॉर विच ही कुड डू द अपील, जिसकी वो अपील लगा सकता था, ठीक है, और ये 1 महीने के अंदर उसको लगानी पड़ेगी। क्रॉस अपील क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस अपील क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस अपील में 2 अपील लगती है, क्रॉस ऑब्जेक्शन में 1 अपील लगती है। ये डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट बन जाता है एक दूसरे में, ठीक है। यहाँ ये सारे इश्यूज के लिए होती है, क्रॉस ऑब्जेक्शन केवल कुछ इश्यूज के लिए हो सकता है। कोर्ट फीस अप्लाई होती है, कोर्ट फीस अप्लाई नहीं होती है। आपको एक चीज बता देती हूँ, अब एक होता है ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत, बिल्कुल एक्चुअलिटी है, बिल्कुल एक्चुअलिटी। आज मेरा फेस देख देख के मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं सुबह सुबह मैं कल बहुत मैं अभी बहुत दिन से बहुत बिजी हूँ, 15 दिन तक मैं मतलब 15 तारीख तक मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अनलिमिटेड बिजी रहूंगी, लेकिन मैं सुबह थक रही हूँ 6 बजे मैं थक गई, 6 रात को सोई 12-1 बजे, सुबह 6 बजे उठी, लेकिन मुझे हिंदी का एक ऐसे लिखना था। अब मैं आलस कर जाती ना, और कल मैं रात को सोची थी कि नहीं मुझे हिंदी का ऐसे लिखना है, मुझे हिंदी का ऐसे लिखना है, बस रट रही हूँ मैं, चाहे मैं थकी हुई हूँ, रात को 12-1 बजे घर आ रही हूँ, मेरे को था हिंदी का ऐसे लिखना है, लेकिन मैं 6:30 बजे उठ के नींद में भी मैंने सोचा ना कि मुझे हिंदी का ऐसे लिखना है, और मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। तो बोलते हैं ना मन के हारे हारे मन के जीते जीत, एक्चुअलिटी है ये। अभी ऐसा लग रहा है नींद सी आ रही है, लेकिन मेरे मेरे को मन में अंदर एक शांति है कि मैंने हिंदी का ऐसे लिख लिया, तो मेरे पूरे दिन भर शांति बनी रहेगी। अदरवाइज मेरे मन, अब जैसे मेरे को आज है कि मुझे आईटी एक्ट कंप्लीट करना है, पता नहीं कैसे करना है, करूंगी तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है मैं उसके 2-3 क्लासेस ले लुआ के मन के अंदर रख लूंगी कि नहीं मुझे समझ में आने लग गया। तो ये सब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको ऐसा लगे कि यार, जैसे अभी है, अभी आज मैं क्लास नहीं लेती तो अपनी कितनी सारी चीजें रह जाती, लेकिन मुझे था, अब मैं इतना थकने के बाद मुझे था कि नहीं 11 बजे क्लास लेनी है, किसी भी हाल में लेनी है, तो अपना इतना काफी काम होगा। तो ये मन के सब चीजें, मन सब चीजें ना, ये दुख होना, सुखी होना, खुश होना, आपका जिंदगी में आगे बढ़ना, ये सब आपके मन पे डिपेंड करता है। बस मन को कंट्रोल कर लोगे ना आप, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये एक्चुअलिटी है, मैंने खुद को फील किया। अब एक चीज और फील करूँ, जैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं अपने आप को देख रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे डबल चिन आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली मैं फील कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को सोचा 5-7 दिन से नहीं मुझे इस पे कंट्रोल करना है, खाने पे कंट्रोल करना है, तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, सामने फेस को देख के कि नहीं अब डबल चिन नहीं आ रही है। तो मैं बस यही कि मैंने मन में ठान लिया 7-8 दिन से कि नहीं मेरे को अच्छा खाना है, अच्छा पानी पीना है, रोज 3 लीटर पानी पीना है, ऐसे करके तो अब आपके आपके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट आता रहता है। वो चीज है। अब आओ, खत्म नहीं हो गया क्या? चलो, खत्म नहीं हुआ, अभी कहाँ पे आए हैं अपन, और ये रूल नंबर 22 पे आए हैं। इसके बीच में ये अपीलिएट कोर्ट की पावर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी अपीलिएट कोर्ट की पावर आगे भी आएगी।
तो ध्यान से सुनो, एक अपीलिएट कोर्ट क्या कर सकता है, यही लिख लेते हैं। एक अपीलिएट कोर्ट, जैसे नीचे वाले कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उस कोर्ट को क्या, उस डिसीजन को क्या कर सकता है, फाइनली डिटरमाइन कर सकता है। मतलब नीचे वाले कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया, उसको बोल सकता है कि चल ठीक है, कंफर्म कर सकता है, मे कंफर्म लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, ठीक है, कंफर्म कर सकता है उस ऑर्डर को, नीचे वाले कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है। और क्या कर सकता है, केस को रिमांड कर सकता है। अब रिमांड होता है दो तरीके से, सुनते रहना समझ में आ जाएगा। रिमांड होता है दो तरीके से, जैसे मान लो पारुल जैन है नीचे वाला कोर्ट, और सामने यहाँ पे नीचे वाला कोर्ट पारुल जैन था, और ये बड़ी वाली कोर्ट है विनी, विनी वाला पारुल जैन का कोर्ट है, कोर्ट चल रहा है पारुल, उसमें कम बुद्धि है, कम बुद्धि है। उसने क्या करा, प्रिलिमिनरी इशू पे ही केस को क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया। उसको लगता है मजे, मतलब उसको लगता है कौन इतना जजमेंट, लंबा चौड़ा जजमेंट करेगा, और उसको लगता है कि चल एक काम करते हैं, जुरिडिक्शन देख लेते हैं। तो उसने ऊपर ही ऊपर तौर पे जुरिडिक्शन के बेस पे, जबकि सही जुरिडिक्शन था, तो भी जुरिडिक्शन के बेस पे प्रिलिमिनरी इशू पे ही, आप जानते हो ना प्रिलिमिनरी इशू दो तरीके के होते हैं, एक होता है जुरिडिक्शन का, एक होता है बार्ड बाय एनी लॉयर, मैं मानती हूँ ऐसा कुछ होगा, ठीक है, पता होगा, ये ऑर्डर 14 आपने पढ़ा होगा। तो प्रिलिमिनरी इश्यूज पे इसने केस को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, डिसीजन पास। लग गई अपील कि भाई क्या पारूल, इसको मैं बुद्धि तो है नहीं, कौन से किसको जज बना के बिठा दिया आपने। इसने अपील लगा दी बिनी मैम के कोर्ट में। अब बिनी मैम को अब हंसी आ रही है कि भाई कैसा सबऑर्डिनेट कोर्ट है मेरा, ठीक है, कैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, प्रिलिमिनरी इशू पे सॉर्ट आउट होना ही नहीं चाहिए था, आराम से जुरिडिक्शन मिल रहा है। केस इसने अमाउंट का गलत कैलकुलेट कर लिया जुरिडिक्शन के बेस पे, ठीक है, तो ज्यूरिक्शन के बेस पे अमाउंट गलत कैलकुलेट कर लिया, और उसने केस को डिटरमाइन कर दिया, मतलब डिस्पोज कर दिया कि नहीं नहीं प्रिलिमिनरी ये ज्यूरिक्शन नहीं है, एंड फलाना ढिमकाना। विनी के पास केस पहुंचा, तो विनी ने थोड़ी सी हंसी 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 है पारुल पे, और क्या करा, इसने बोला कि ये कम समझदार है, एक काम करते हैं, ये पारुल कम समझदार है, इशू फ्रेम करते हैं जो फ्रेम होने चाहिए थे, और इशू फ्रेम करके पारुल को भेज देते हैं कि भाई तू भाई अपना मुंह बंद रख, जितना मैं बोल रही हूँ उतना दिमाग लगा। इन्होंने इशू फ्रेम करके पारुल के पास भेज दिए कि पारुल जैन ये तुमने गलत इशू डिटरमाइन करे हैं, तुझे ये 5-6 इशू डिटरमाइन करने चाहिए थी, एक काम कर इन इश्यूज को डिटरमाइन कर और केस को सॉर्ट आउट कर। यहाँ पे केस कौन फाइनली डिटरमाइन कर रहा है, जल्दी से बताओ, अपीलिएट कोर्ट कर रहा है कि नीचे वाला कोर्ट कर रहा है, केस वापस जा रहा है ना इसके पास में, पारुल के पास में, एक बार हैंड रेज कर दो, जिसे बोलते हैं रिमांड। क्या बोलते हैं, रिमांड। कौन सुन रहा है, ये पारुल क्या करेगी, दोबारा इस केस को सुन के दोबारा ये डिटरमाइन करेगी, कौन डिटरमाइन करेगी, पारुल डिटरमाइन करेगी। समझ में आ गया ना, रिमांड में कौन, जल्दी से बताओ गरिमा, रिमांड में कौन फाइनली सुनाता है वापस अपने जजमेंट को, ऊपर मैंने जो वाला कोर्ट की नीचे, स्टार्टिंग में जिसके पास केस लगा था वो कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो चल रहा है। तो ये है, एक जगह आपको दिखेगा प्रिलिमिनरी इश्यूज पे सॉर्ट आउट हुआ, फिर एक जगह आपको दिखेगा कि पारुल, मान लो प्रिलिमिनरी इशू पे डिटरमाइन नहीं किया पारुल ने, मान लो इसने 2-3 इशू बना दिए, और कम समझदारी की तरह प्रिलिमिनरी इशू पे नहीं और 2-3 इशू बना दिए और डिटरमाइन कर दिया इसने, लेकिन फिर विनी के पास पहुंचता है, विनी समझदार आदमी, 2-3 ये फिर हंसी उड़ाती है, चल प्रिलिमिनरी पे नहीं करा, चल एक तो सही करा, लेकिन जो 2-3 इशू बनाए ये थोड़े इनसफिशियंट से इशू है, मतलब ये केस को डिटरमाइन करने के लिए सक्षम नहीं है ये इशू। विनी वापस क्या करती है, इशू डिटरमाइन करती है और पारुल को भेज देती है, क्या भेज देती है, पारुल को भेजती है कि बेटा इस पे डिटरमाइन कर, तू अभी समझदार नहीं, तेरे को टाइम लगेगा अनुभवी होने में, ठीक है, इसको भेज देती। तो ये भी कौन हुआ, इसमें भी केस कौन डिटरमाइन कर रहा है, पारुल डिटरमाइन, तो ये भी क्या है, रिमांड। ये भी क्या है, रिमांड। एक बार हैंड रेज कर दो, रिमांड एक तो किन किन केसेस में होती है, जब केस प्रिलिमिनरी इश्यूज पे डिटरमाइन हुआ हो, और उस केस पे भी होती है रिमांड, जब प्रिलिमिनरी इशू के अलावा किसी अदर इश्यूज पे भी डिटरमाइन हुआ हो, ठीक है। तो ऊपर वाली कोर्ट क्या करेगी, इश्यूज फ्रेम करके वापस किसको भेज देगी, वापस पारुल को भेज देगी नीचे वाले कोर्ट को, और उसको बोलेगी तू इसको दोबारा री रजिस्टर कर, दोबारा री रजिस्टर कर और वापस से डिसीजन सुना। इसी बहाने पारुल को समझ आएगी, मान लो कि अभी पारुल धीरे धीरे समझेगी, 5-6 साल में कोई उसका और सबऑर्डिनेट आएगा तो उसको समझाएगी, ऐसे ही तो अनुभव तो ऐसे ही मिलता है ना, धीरे धीरे। तो समझ में आ गया ना, रिमांड, कंफ्यूज नहीं होंगे ना, रिमांड में नीचे वाला कोर्ट सुनता है, वापिस नीचे वाला कोर्ट सुन। अब होता है, एक एक शब्द सुनोगे आप, रेफर देम फॉर ट्रायल, एक शब्द सुनोगे आप इसमें, रेफर देम इशू फॉर ट्रायल। आगे पारुल है, पारुल ने कुछ इशू बनाए थे, कुछ काम के इशू नहीं थे, केस डिटरमाइन करने के लिए सक्षम ही नहीं थे इशू, अपील लग गई, इशू बना के डिटरमाइन कर दिया, अपील लग गई, वापिस अपील लगी विनी मैम के पास, अपील लगा दी विनी मैम के पास।
अभी नहीं, फिर हंसती है, हंस के इसने फिर इशू बनाया कि क्या यार क्या इशू बनाए, फिर इशू बनाए 5 इशू कि पारुल जैन एक काम कर, इन इशू को तू ट्राई, इसने रेफर करा है, इन इशू को तू ट्रायल कर, जो भी तेरे को एविडेंस लेने एविडेंस ले, ट्रायल करना है ट्रायल कर, और तेरा जो डिसीजन है वो मुझको वापस भेज। अब यहाँ पे डिसीजन कौन सुनाएगा? विनी मैम का कोर्ट। कौन सुनाएगा? विनी मैम का कोर्ट। तो इसमें आएगा रेफर देम फॉर ट्रायल। रेफर देम फॉर ट्रायल में आप शब्द क्या लिखोगे? इस कोर्ट को वापस भेजा जाता है और ये कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करता है। और रिमांड फॉर ट्रायल में आप क्या लिखोगे? नीचे वाले कोर्ट को भेजा जाता है, नीचे वाला कोर्ट री रजिस्टर करके जजमेंट सुनाता है। समझ में आ गया क्या? रेफर देम फॉर ट्रायल और रिमांड, एक बार हैंड रेस कर दो। रिमांड में नीचे वाला ही सुनाएगा, रेफर में ऊपर का। बस यही था, यही एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कुछ भी। ठीक है, रेफर देम फॉर ट्रायल। और एक और अपन ने कौन कौन सी पावर पढ़ी? पता नहीं क्या हो गया, कौन कौन सी पावर पढ़ी अपन ने? 11 पढ़ा, 17 पढ़ा। फिर अपन अभी पढ़ेंगे, अभी अपन अपनी पावर चलेगी। ठीक है, अपनी पावर चलेगी, लाइक यहाँ पे चलेगी अपनी पावर कि केस को डिटरमाइन कर सकता है फाइनली, रिमांड सुन सकता है, रिमांड कर सकता है। यहाँ भी देखोगे, फिर रेफर देम फॉर ट्रायल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है क्या? तो जनरली नीच पार्टी जो है ना, पार्टी वो एडिशनल एविडेंसेस नहीं दे सकती अपील में। भाई भाई अगेन अपन अपील सुन रहे हैं, अपन कोई नॉर्मल केस थोड़ी सुन रहे हैं। तो आप जो आपके नॉर्मल केस में जो एविडेंसेस थे उसके बारे में तो सुना जा सकता है, आप एडिशनल एविडेंस नहीं दे सकते हो, एडिशनल एविडेंस नहीं दे सकते हो। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। भाई आप नहीं दे सकते हो, कोर्ट तो मांग सकता है। समझ में आया? आप एडिशनल एविडेंस नहीं दे सकते अपील में, लेकिन कोर्ट तो मांग सकता है ना एडिशनल एविडेंस अपील में। एक ये है। और दूसरा, आप बोल रहे हो कि सर मैंने नीचे वाले कोर्ट को एविडेंस दिए थे लेकिन उसने लेने से मना कर दिए थे, तो भी आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हो। तो है ना पावर, मे टेक एडिशनल एविडेंस। एक बार हैंड रेज कर दो, कितनी 6 पावर लिखे आओगे एग्जाम में, बहुत मच मच सफिशिएंट। एक केस डाला, 6 पावर लिख दी, तो कौन मना कर रहा है आपको 4 में से 3.5 नंबर देने से? कोई नहीं रोकेगा, आ जाइए। व्हाट आर द पावर्स ऑफ अपीलिएट कोर्ट? केस को फाइनली डिटरमाइन करना होता है, सेक्शन 107 के पावर है। सेक्शन 107 में आपको 4 पावर दिखेगी। सेक्शन 107 में कितनी पावर दिखेगी? 1 2 3 4। सेक्शन 107 की जो पावर है टू डिटरमाइन द केस फाइनली, वो ऑर्डर 41 रूल 24 में लिखी हुई है। कौन से लिखी, किस में लिखी हुई है? कौन से रूल में? ऑर्डर 41 रूल 4 में लिखी हुई है। सेक्शन 107 की जो एक पावर है टू रिमांड द केस, रिमांड द केस, तो रिमांड द केस में ऑर्डर 41 रूल 23 में लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी इशू पे रिमांड किया जाता है। ऑर्डर 41 रूल 23 में लिखा हुआ है कि अदर प्रिलिमिनरी इशू के अलावा इशू डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, इशू डिटरमाइन हुए हैं प्रिलिमिनरी इशू के अलावा, उस पर रिमांड किया जा रहा है। तो 23 हो गया, 24 हो गया। ऑर्डर 25 में लिखा है फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। और ऑर्डर 20 रूल 27 में लिखा है टू टेक एडिशनल एविडेंस जब रिक्वायर्ड है। तो समझ में आया? 107 की आप सेक्शन 107 देखोगे तो वहां पे लिखी है अपीलिएट कोर्ट की पावर टू डिटरमाइन द केस फाइनली। ऑर्डर 41 रूल 24 टू रिमांड द केस फॉर ट्रायल। ऑर्डर 41 रूल 23 में प्रिलिमिनरी इश्यूज पे आप रिमांड कर रहे हो, और 23A में है आप अदर इश्यूज पे रिमांड कर रहे हो। ऑर्डर 41 रूल 25 रेफर देम फॉर ट्रायल। 107 का तीसरा पॉइंट। 107 के चौथे पॉइंट में दिखेगा टू टेक एडिशनल एविडेंस, ऑर्डर 41 रूल 27। डन ना? और 108 में ये लिखा हुआ, 108 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जो डिक्री की अपील में पावर दी गई है, वही मान लीजिए कभी ऑर्डर की अपील लग जाती है या अपीलिएट डिक्री की अपील लग जाती है, तो अपीलिएट कोर्ट की वही सेम पावर है। जैसे ये डिक्री की अपील लगी है, तो डिक्री की अपील में जो अपीलिएट कोर्ट को पावर होती है, वही सेम पावर सेकंड डिग्री की अपील में या सेकंड डिग्री की अपील में होगी। और वही सेम पावर ओरल, ये सॉरी, यही सेम पावर इसमें होगी ऑर्डर में। यही सेम पावर किसमें होगी? ऑर्डर्स में होगी। ठीक है, तो 108 में कुछ भी नहीं लिखा। आ जाओ 23 पढ़ा दिया मैंने आपको वैसे। 23 24 25 27 अपन पढ़ लेते हैं भाई, 1 सेकंड में पानी पीती हूँ मैं। पढ़ो जल्दी, इसको पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जो चीज मैंने पढ़ाई है वही लिखा हुआ है ना? जो मैंने पढ़ा, मैंने बोला, जल्दी बताओ। जी जो हाँ चीज भाई। मैंने बोली वही लिखा हुआ है ना? वो क्या जी प्रिलिमिनरी इशू पे आपने डिटरमाइन करा, तो वो अपने जजमेंट को नीचे भेज देगा कि भाई मैं नहीं सुना रहा, जजमेंट तो सुना पास कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सुना रहा, तू री रजिस्टर कर और तू ओरिजिनल के जैसे आगे फर्दर डिटरमाइन कर। तो देखो ये लिखा है 23 में।
कि where the first instance court has disposed of the suit, where the first instance court has disposed of the suit upon a preliminary point, where the first instance court has disposed of the suit upon a preliminary point and decree is reversed in appeal. वही भी नहीं हंस रही है, अपील क्या क्या प्रिलिमिनरी इशू पे बनाया तूने, अपील वो कर दी, रिवर्स कर दी. अपीलियंट कोर्ट इफ थिंग्स फिट मे रिमांड द केस एंड मे फर्दर डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट करेगा कौन कौन से इशू बनाने चाहिए. अपनी जजमेंट की कॉपी खुद नहीं सुना रहा, जजमेंट प्रोनाउंस करके रख रहा है, अपनी जजमेंट की कॉपी नीचे भेजेगा फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट को, उसको बोलेगा केस को रीएडमिट कर और प्रोसीड टू डिटरमाइन द सूट तू ही कर. 23A कि यदि फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ने डिस्पोज कर दी है अपील अदरवाइज देन ऑन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट एंड डिग्री रिवर्स्ड इन अपील और रीट्रायल नेसेसरी, अपीलिएट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर एज रूल 23. तो ये अपन ने पढ़ ली. 24 में क्या कर सकता है अपीलेट कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उसके इश्यूज को रीसेटल कर करके नीचे वाले कोर्ट के जजमेंट को फाइनल कर सकता है. तो ये लिखा है 24 में, बता ही दिया. नीचे वाले कोर्ट के जजमेंट को क्या कर सकता है, फाइनल कर सकता है. तो द अपीलिएट कोर्ट मे आफ्टर रीसेटलिंग द इशू इफ नेसेसरी फाइनली डिटरमाइन द सूट. ठीक है. रेफर देम फॉर ट्रायल, ये भी आपने पढ़ लिया. रेफर देम में क्या करा था, खुद ने इशू बनाए थे, नीचे वाले कोर्ट को बोले थे तू ट्राई करके मुझको वापस भेज, फिर ऊपर वाला कोर्ट ही जजमेंट सुना रहा था. तो देखो, where the court from whose decree the appeal is preferred omitted to frame any issue or determine any question of fact, appellate court if necessary frame issue and refer the same for trial to the court for whose decree, जिस डिग्री की अपील लगी है उसको भेजा जाता है. and in such case shall direct such court to take additional evidences, उसको बोल भी सकता है कि तू additional evidences ले ले. और सच कोर्ट शैल प्रोसीड टू ट्राई सच इशू, वो नीचे वाला कोर्ट उन इश्यूज को ट्राई करेगा एंड शैल रिटर्न द एविडेंस टू द अपीलिएट कोर्ट टुगेदर विद इट्स फाइंडिंग देयरऑन एंड द रीजंस, और ऊपर वाला कोर्ट सुना देगा. समझ में आ गया क्या मैं किससे बोलूंगी. शिखा यदि क्लास में हो दिख रही है मुझे तो, शिखा हुई, रितिका, बंसल बंसल मुझे नहीं पता कौन है, निकिता, सबको समझ में आ गया ना. रेफर देम फॉर ट्रायल. अब आ जाओ 27, सिखा दिया. कोई आपको एडिशनल एविडेंस नहीं देने की परमिशन है, नहीं दे सकते आप अपील में एडिशनल एविडेंस. लेकिन क्या लिखा हुआ है, दो स्थितियां, दो या तीन स्थिति आएगी, दो मुझे याद है कि नीचे ऊपर वो बोलता है व्यक्ति की भाई मैंने नीचे वाले कोर्ट में दिए थे लेकिन इसने तो लिए ही नहीं, और ऊपर वाला कोर्ट खुद मांग सकता है. तो द पार्टीज टू एन अपील शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस. पार्टीज to the appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, in the appellate court. But if the court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, नीचे वाला कोर्ट ने एविडेंस लेने से मना कर दिया, से एडमिट किया जाना चाहिए था. और साथ ही में देख नीचे वाले कोर्ट ने देखो नीचे वाले कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और पार्टी जो एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस कर रही है वो स्टेब्लिश कर चुकी है, मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई कर चुकी है दैट नॉट विद स्टैंडिंग द ड्यू डिलीजेंस सच एविडेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज. समझ में आया ना. मैंने बोला 3 पॉइंट है, मुझे 2 याद आ रहे. पहला पॉइंट तो क्या है, नीचे वाले कोर्ट ने लेने से रिफ्यूज कर दिया. दूसरा पॉइंट कि भाई मैं कितना ही ड्यू डिलीजेंस लगाता तो भी मैं ये एविडेंस नीचे वाले कोर्ट के सामने नहीं लेकर आ पाता. तो यही लिखा है कि एडिशनल एविडेंस के तौर के लिए उसने स्टेब्लिश कर दिया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग एक्सरसाइज इन ड्यू डिलीजेंस सच एविडेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज, मतलब मेरे को पता ही नहीं था नीचे वाले कोर्ट के टाइम पे कि ये कुछ एविडेंस भी है. और ठीक है, और अपील के टाइम पे मुझे पता चला. और एक तुम्हें मैंने बता ही दिया, अपीलिएट कोर्ट खुद अलाउ कर सकता है कि तुम क्या कर दो, अपील को प्रोड्यूस कर दो, रीजन रिकॉर्ड कर लेगा उसके एडमिशन. देन मोड ऑफ टेकिंग एविडेंस, जैसे मान लो विनी को एविडेंस लेने हैं, विनी कौन सी हाई कोर्ट है, तो विनी खुद भी एविडेंस ले सकती है और पारुल को भी बोल सकती है कि तू एक काम कर, तू एविडेंस लेके मुझको दे. जजमेंट इन अपील, तो जजमेंट इन अपील अपीलेट कोर्ट जल्दी से जल्दी जजमेंट सुना देगा अपील में. ठीक है. और यदि जजमेंट सुनाना है तो आप सभी को पता है, या तो बस ये बता दे कि कौन कौन से इशू किस, पूरा जजमेंट पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं होती, पूरा जजमेंट पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं होती. बस ये बोल देगा इशू नंबर 1 पारुल के फेवर में जाता है, इशू नंबर 2 मोहन के फेवर में जाता है, मतलब कौन सा अपीलेंट के फेवर में, कौन सा रिस्पोंडेंट के फेवर में जा रहा है, तो वही है. तो ये लिखा हुआ है देखो नीचे, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू रीड द होल जजमेंट
ठीक है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, सफिशियंट, वो सफिशियंट है कि पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिसीजन किस किस के फेवर में जा रहा है वो बता दें। कंटेंट क्या होंगे जजमेंट के, तो चार तो अपन को पता ही है, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अपील का केस, डिसीजन, रीजन ऑफ डिसीजन, कि कॉस्टिंग कौन पे करेगा, यदि अपील रिवर्स और वेरिड हुई है तो किस पार्टी को रिलीफ मिला है, डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड, यदि अपील एक से ज्यादा जजेस द्वारा सुनाई जा रही है और एक जज उसको डिसेंट कर रहा है तो वो अपने रीजन लिखेगा कि भाई मैं क्यों डिसेंट कर रहा हूँ। डिक्री, ये तो है जजमेंट इन अपील, अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, जजमेंट इन अपील, जल्दी से जल्दी जजमेंट सुनाओगे, ठीक है, जजमेंट में सब चीजें। डिक्री इन अपील देखो, डिक्री में क्या लिखोगे, डिक्री में छोटी छोटी चीजें कि अपील का नंबर क्या है, भाई डिग्री रेशो डिसेंडी होती है, पता है क्या आपको, जजमेंट ओबिटर डिक्टा होता है, ओबिटर डिक्टा और रेशो डिसेंडी में अंतर पता होगा ना, पता है क्या, जल्दी जिसको पता है जल्दी हैंड रेस करो, पूछूंगी नहीं, चलो मान, और कौन है जिसको रेशो डिसेंडी ओबिट, अरे मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन हाथ ऊंचे कर दो, रेशो डिसेंडी ओबिटर डिक्टा में किसको अंतर पता है, तुम अर्चित हो, मैं रेशो डिसेंडी और ओबिटर डिक्टा में अंतर, जिसको पता है बस वो हैंड रेस कर दो, मैं बताऊंगी अभी, बस मैं ये जानना चाहती हूँ किसको पता है। डन, ठीक है, अच्छी बात है, समझो, ओबिटर डिक्टा क्या होता है, जैसे जजमेंट, जैसे मान लो जजमेंट, अयोध्या का जजमेंट कितने पेज का था, अयोध्या का जजमेंट मुझे बताओ जल्दी से, कितने पेज का था, मुझे नहीं पता, मैं बहुत कम नॉलेज है, मैं लास्ट 900 pages or something. 900 पेजेस का जजमेंट था। और डिग्री, डिग्री में तो बस यही लिखा होगा ना कि किसको, कि जो लाइक मुस्लिम प्रॉपर्टी, मुस्लिम जो है, जो भी है वक्फ वाले लोग, उनको हम इतनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और इतने हमारे को एविडेंसेस मिले हैं जो इनके फेवर में जा रहे हैं, यही तो लिखा होगा ना डिग्री में, भाई हैंड रेस करो। जजमेंट तो 900 पेज का होता है, डिग्री में तो समरी चीजें लिखी जाती है कि इतनी कॉस्टिंग लगेगी, इतना लाइक किसको रिलीफ मिल रहा है, तो रेशो डिसेंडी होती है डिग्री, ओबिटर डिक्टा होता है, ओबिटर डिक्टा क्या होता है, ओबिटर डिक्टा जजमेंट होता है। तो आप लोगों ने सुना है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, उसका जजमेंट सब पे बाइंडिंग होगा, याद है क्या, तो उनका ओबिटर डिक्टा बाइंड नहीं होता, आप जजमेंट देख, उनका रेशो डिसेंडी बाइंड होती है, देखा है क्या कभी आपने ओबिटर डिक्टा बाइंड होते हुए देखा है क्या, फाइनल ओबिटर डिक्टा तो फैक्ट्स भी तो है, कितने फैक्ट्स के आधार पे जजमेंट दिया गया है, लेकिन जो रेशो डिसेंडी होती है, जो डिक्री होती है, वही तो फाइनल है, तो कभी भी रेशो, जैसे रेशो डिसेंडी पे रेज्यूट मतलब रेशो डिसेंडी बाइंडिंग होती है, ओबिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं होता, समझ में आ जाएगा धीरे 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 सब सीख, हमें खुद को भी नहीं आता था, हम भी सीख रहे मतलब जो डिग्री है वो बाइंडिंग होती है, दूसरी चीज क्या बताई आपने? हैं। ओबिटर डिक्टा तो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स है, फैक्ट्स के आधार पे जजमेंट दिए गए ना, भाई फैक्ट्स क्या, भाई उस केस के पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स इतने लंबे थे, डिग्री बाइंडिंग होती है सब जगह, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन है वही तो बाइंडिंग होगा, फैक्ट्स थोड़ी बाइंडिंग होंगे उस केस के भी, समझ में आ गया अनुराग, हाँ, भाई उस केस के फैक्ट्स अलग थे, उसके आधार पे अब डिग्री, जो फाइनल डिग्री अपन वही तो, उसको ही तो मानते हैं चीजों कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है लास्ट। अब देखो, जो जज डिसेंड कर रहा है उसको रीजन रिकॉर्ड तो करने पड़ते हैं राइटिंग में, लेकिन उसको डिग्री साइन करने की जरूरत नहीं है, कॉपी जजमेंट की दे दी जाती है पार्टी को, सर्टिफाइड कॉपीज भी पार्टी जो मांग रही है उसको दे दी जाती है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। आ गया ना समझ में, अपन ने देखो, चलो अपन पढ़ते हैं, अपन ने फर्स्ट डिग्री के अपील में क्या पढ़ा, फर्स्ट डिग्री के अपील में पढ़ा कि एक मेमोरेंडम फाइल होता है, सब लोग साइन कर देंगे, मेमोरेंडम में क्या होता है, ऑब्जेक्शन लिखे होते हैं, ठीक है, सुना किस पे जाएगा, केवल जो तुमने ऑब्जेक्शन लिखे उसी पे सुना जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि लेकिन कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट जजमेंट उस चीज पे प्रोनाउंस कर सकते हैं जो ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर हमने देखा, ये चीजें 8 तक अपन ने देखा, डिग्री एडमिट हो जाती, सॉरी अपील एडमिट हो जाती है तो उसका रजिस्टर बन जाता है। फिर अपन 11 पे आए, रूल नंबर 11 जो मुझे याद आ रहा है, रूल नंबर 11 पे इनिशियल स्टेज पे डिसमिस विसमिस कर देता है कि, और कोर्ट को सही लगता है तो डिसमिस कर देता है। रूल नंबर 12 13 14 मुझे कुछ भी याद नहीं है, सर पे से जाए मेरा। रूल नंबर 17 याद है, एक एक और रूल था इंपॉर्टेंट बीच में, देख लेते हैं, एक रूल था 11 के बाद में, मैम 60 11A days वाला। टाइमिंग। राइट टू बिगिन कुछ था ना, 11 के बाद में 11A 16 राइट टू बिगिन भी था और 11A भी था, 11A 60 डेज है,
ठीक है। 17 में अपन ने देखा कि 17 में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 17 में अपीलांट नहीं आता है तो डिसमिस कर दिया जाता है। 17 के 2 में रिस्पोंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टी हियरिंग होती है। 17 के आगे की चीजें लिखी हुई 19 में, और 17 के 2 के आगे की चीज लिखी है 21 में। 17 के पहले की चीज क्या लिखी है कि यदि उसने डिसमिस कर दिया तो 19 में लिखा है कि वो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाता है। और 17 के 2 की चीज लिखी है कि यदि एक्स पार्टी हियरिंग कर ली तो 21 में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसको एक्स पार्टी हियरिंग को हटाओ। फिर अपन 21 हो गए। 22 अपन को याद है क्रॉस ऑब्जेक्शन है, क्रॉस अपील है। क्रॉस ऑब्जेक्शन क्रॉस अपील है, तो अपन ने सारा पढ़ा। 22 के बाद में अपन आए 23 प्रिलिमिनरी डिक्री पे केस सॉर्ट आउट करा है तो रिमांड करा। 23A में अदर चीजों पे केस सॉर्ट आउट करा तो रिमांड करा। 24 में फाइनली केस डिटरमाइन करा है। 25 में रेफर फ्रॉम देम फॉर ट्रायल है। 26 अपन ने पढ़ा ही नहीं, देख लेना 26 रूल क्या है, पढ़ा नहीं है। 27 में एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं कि उसके बारे में लिखा है। फिर जजमेंट इन अपील के बारे में बात लिखा है, कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा, जजमेंट कितने दिन में देना होगा। फिर डिग्री के बारे में बात लिखी हुई है। फिर जो जिसने डिसेंट करी है उसको रीजन लिखने पड़ेंगे, उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। यही पढ़ा पूरे अपील में, यही पढ़ा ना। याद भी थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा, ऐसा नहीं है 37 रूल है लेकिन मैंने याद करवाया ना। 11, 11A, 16, 17, 19, 21, 24, 23, 23, 24, 25, 27 तो याद ही करना है। इसमें तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है याद करने। ऑर्डर 42 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर 42 सेक्शन ऑर्डर 42, ऑर्डर 42 में कुछ नहीं लिखा। ऑर्डर 42 में ये लिखा हुआ है कि जहां जहां ओरिजिनल डिग्री की अपील शब्द यूज हुआ है वहां वहां अपीलेट डिग्री की अपील यूज होगा। और मोटेटिस मोटेंडिस, मोटेटिस मोटेंडिस मतलब आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके ऑर्डर 41 के रूल ही अप्लाई हो जाएंगे। ये ऑर्डर 42, ये ऑर्डर 42 है। डन। आ जाओ ऑर्डर 42 के सेक्शन। सेकंड अपील कहाँ लगेगी? सेकंड अपील कॉमन सेंस, सेकंड अपील लगेगी हाई कोर्ट में। भाई फर्स्ट अपील कहाँ लगेगी? फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगी। सेकंड अपील कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट छोटा आदमी नहीं है। हाई कोर्ट हर चीज की अपील नहीं सुनता। हाई कोर्ट तभी सुनेगा जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा। पूरे बेरेक ऊपर लिख लेना अपने बेरेक में, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा ना तो ही सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। ठीक है। उस केस में, जिस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा तो ही सुनेगा, तो ही सेकंड अपील होगी, अदरवाइज कोई सेकंड अपील नहीं। ठीक है। और क्या लिखा है? एक्स पार्टी डिग्री की भी सेकंड अपील हो सकती है। ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो एक्स पार्टी डिग्री की भी सेकंड अपील। और क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? एक है सिंगल जज बेंच होते हैं ना हाई कोर्ट के, उनकी कभी अपील नहीं लगती है। सिंगल जज बेंच होते हैं ना, उनकी अपील नहीं लगती। क्यों नहीं लगती होगी लेकिन मुझे कोई बताएगा क्या जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो? मतलब सिंगल जज बेंच की अपील नहीं लगती है हाई कोर्ट की। दूसरी एक से डिवीज शायद पता नहीं कहानी मतलब नहीं लिखा है उन्होंने कि सिंगल जज बेंच होते हैं उसकी अपील नहीं लगती। एक जगह ये लिखा हुआ है कि 25,000 रुपए तक का अमाउंट है तो अपील नहीं लगेगी। दो तीन चीजें देखी आपने, कब अपील नहीं लगेगी? जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं हो तो अब अपील नहीं लगेगी। फिर मैंने बोला 25,000 से ज्यादा का अमाउंट, कम का अमाउंट है तो अपील नहीं लगेगी। और सिंगल जो जज बेंच होती है उसकी अपील नहीं होगी। एक बार हैंड रेस करो, 3 पॉइंट लिख दो, 3 में नहीं लगती बस। 25,000, सिंगल जज बेंच, सब्सटेंशियल क्वेश्चन। सेकंड अपील थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखना है इसके अंदर। पढ़ लेते हैं 1 मिनट में। चलो पढ़ो, स्क्रीन पे पढ़ो, 12:38 तक पढ़ो इसको। जो भी धीरे धीरे बिल्कुल जो जो चीजें मैंने बोली ना बोला, एक बार सब एंट्रीज कर दो, आ जाओ पढ़ लो। देखो एन अपील, सेकंड अपील के बारे में लिखा है कि जो सेकंड अपील लगेगी कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट में। सारी डिग्री की जो अपील पास करी है, जो अपील पास करी मतलब अपील पास करी ना नीचे वाले कोर्ट ने, उनकी डिग्री की अपील लगेगी हाई कोर्ट में। यदि हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, अपील एक्स पार्टे जज डिग्री और एक्स पार्टे जजमेंट की भी पास हो सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अपील में आप क्या लिख के दोगे? मेमोरेंडम ऑफ अपील में लिख के दोगे कि भाई हमारे को ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लगते हैं। फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को तुमने मेमोरेंडम में लिख के दे दिया। फिर हाई कोर्ट तुमने, ये तो तुमने लिखे है ना, हाई कोर्ट अपने भी तो क्वेश्चन बनाएगा भाई। ये तो तुमने लिख के दिए मेमोरेंडम में कि ये है, तो हाई कोर्ट अपने क्वेश्चन बनाएगा। तो हाई कोर्ट अपने क्वेश्चन बना रहा है, फिर क्या करेगा? हाई कोर्ट शेल फॉर्मुलेट द क्वेश्चन, हाई कोर्ट अपने क्वेश्चन बनाएगा। फिर अपील शेल बी हर्ड ऑन क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए गए हैं ठीक है उन पर अपील हर्ड की जाएगी।
और रेस्पोंडेंट कह सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो 1 से 5 में हमने कुछ नहीं लिखा, हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम फाइल होगा जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखेंगे। हाई कोर्ट खुद भी क्वेश्चन बनाएगा, हाई कोर्ट क्वेश्चन सुनेगा ही नहीं, अपील सुनेगा ही नहीं जब तक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। और फिर अपन ने दूसरे पढ़ा एक्स पार्टी डिग्री की भी अपील लग सकती है। और बस अब ये क्या लिखा है, द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 105 gives the court the power to hear question which were not formulated by it but they form a part of substantial question of law if the court is satisfied that involves substantial question। अभी देखो क्या बोल रहा है, मैंने ना मैंने देखो ये पारुल जैन है जो अपीलांट, ये पारुल है अपीलांट है। इसने क्या करा, इसने ना 5 क्वेश्चन बनाए। कितने क्वेश्चन बनाए? 5 क्वेश्चन बनाए। तो 5 क्वेश्चन बना के कोर्ट को दिए ना मेमोरेंडम में, अभी सिखाया मैंने आपको। फिर उसके बाद में मैंने एक पैराग्राफ फिर बोला, कोर्ट क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगा, क्योंकि कोर्ट ने पारुल पे रिलाई नहीं किया, पारुल पे रिलाई नहीं किया। तो इस इवन दो पारुल ने 5 क्वेश्चन बनाए, कोर्ट ऐसा कर सकता है ना, कोर्ट ऐसा भी तो बोल सकता है 6 क्वेश्चन है, पारुल 5 नहीं 6 क्वेश्चन है जिसपे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। एक बार हैंड रेज करो। यहाँ तो कोर्ट बना रहा है ना, कोर्ट पारुल की चीजों पे रिलाई नहीं कर रहा, तो यही लिख रहा है प्रोवाइजो में कि कोर्ट को पावर देता है उन क्वेश्चन को हियर करने की जो फॉर्मुलेट नहीं किए गए थे। बट उस मतलब समझना सब चीजें इसके अंदर, जैसे मान लो कि कोर्ट ने छह क्वेश्चन भी बनाए, कोर्ट ने 6 क्वेश्चन बनाए, पारुल 5 बना के लेकर आई। कोर्ट को ड्यूरिंग प्रोसीजर लगता है कि ये 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है 7 और 8, तो कोर्ट इवन दो उसने फॉर्मुलेट नहीं किए गए तो भी सुन सकता है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? बट ड्यूरिंग द प्रोसीजर पता चल रहा है कि ये 2 क्वेश्चन भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस्ड थे, ठीक है, चाहे बनाए नहीं है लेकिन 2 क्वेश्चन भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस्ड थे, तो उनकी भी प्रोसीडिंग चल सकती है, उनको भी सुना जा सकता है इवन दो वो मेमोरेंडम में नहीं लिखे हुए, इवन दो वो कोर्ट ने फॉर्मुलेट नहीं किए। डन, एक बार हैंड रेज करो। समझ में आया सबको? निकिता, गरिमा, अनुराग, अर्चित, शिखा, सबको समझ में आ गया? उर्वी, वापस पढ़ लो। देखो, gives the court the power to hear questions which were not formulated by it, they form a part of substantial question if the court is satisfied that the case involves such question। Even though question बनाए नहीं गए थे, क्वेश्चन बनाए नहीं गए, इवन दो मेमोरेंडम में नहीं लिखे गए, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोर्ट को लगता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है इन चीजों में, तो नहीं बनाए गए तो भी सुन सकता है। 100 100 यदि सिंगल जज और हाई कोर्ट के किसी बेंच ने डिसीजन पास किया है तो वो चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी फर्दर अपील में डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को, ठीक है? तो सिंगल जज बेंच की अपील नहीं सकती। 101 में क्या लिखा हुआ है कि किसी चीज की अपील नहीं लगेगी जब तक कि 100 में जो चीजें लिखी, मतलब 100 में जो चीज लिखी है उसके अलावा किसी चीज की अपील नहीं लगेगी। तो पता नहीं क्यों लिखा है ये सेक्शन, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लिखा होगा ये सेक्शन, लेकिन लिखा है। This section enacts that no second appeal lie except on the ground mentioned in 100 of CPC की आपकी और कोई अपील नहीं लगेगी जब तक कि 100 ऑफ CPC में नहीं लिखा है। फिर 102 में लिखा है कि यदि केस का सब्जेक्ट मैटर 25,000 रुपए तक है तो उसकी अपील नहीं लगेगी, ठीक है? केस क्या कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट चीजों को इशू ऑफ फैक्ट डिटरमाइन, मतलब क्या क्या कर सकता है कि इन एनी सेकंड अपील द हाई कोर्ट में इन द एविडेंस ऑफ द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट डिटरमाइन एनी इशू डिटरमाइन कर सकता है जो नीचे वाले कोर्ट ने बनाए नहीं थे या रॉन्गली बना दिए थे, तो ये कुछ खास नहीं है। तो 100 से 103 नहीं 99 से 103 बात करता है सेकंड अपील, इसकी बात करते सेकंड। मैम हम्म मैम ये 100A का ये हो सकता है कि क्योंकि सेकंड अपील सिर्फ हाई कोर्ट में ही हो सकती है और फर्स्ट अपील जो है किसी हाई कोर्ट के ही सिंगल जज ने सुनी है, तो इस वजह से नहीं हो सकती उसकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में, क्योंकि सेम कोर्ट हो गई ना, इसलिए ये हो सकता है सुप्रीम रीजन। कोर्ट में लग जाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट में तो लग सकती होगी हाँ मुझे वो लगता वही तो, हाँ वहाँ तो लग सकती है, है। हाँ, ये ये सकता है रीजन हो क्योंकि हाई सकता है कोर्ट ने ही मेरे सुना है, अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट के हाँ सिंगल जज बेंच ने, लेकिन फिर डिविजनल बेंच की लग जाएगी क्या हाई कोर्ट की? नहीं मैम, नहीं लगनी चाहिए, अगर हाई कोर्ट ने ही सुनी है अपील तो सेकंड अपील हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। देखिए अपन ये रीजन भी माइंड में रख के सकते हैं कि हाई कोर्ट का ही सिंगल जज बेंच सुन रहा है तो हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच को ही अपील नहीं लगेगी। डन ना, अपन ये याद कर सकते हैं। ऑर्डर 42 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कुछ नहीं लिखा ऑर्डर 42 में कि ऑर्डर 41 के रूल अप्लाई होंगे अपील एंड डिक्री पे भी, मोटेटिस मोटेंडिस करके नेसेसरी चेंज करके ऑर्डर 41 पे अप्लाई। ऑर्डर 43 और रूल 104 से 106 याद करा दिए थे मैंने
35A 91 92 और 95, 35A 91 92 और 95, इन सेक्शन की अपील लग सकती है, इन सेक्शन की अपील लग सकती है। और किसी भी इस इन इधर कहीं भी सीपीसी में लाइक ऑर्डर में फाइन का ऑर्डर दिया है या अरेस्ट का ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील लग सकती है। ऑर्डर मतलब स्पेसिफिकली लिखा है इन्होंने, जैसे तुझ पे 1000 रुपए का फाइन लगा, इस ऑर्डर की अपील लग सकती है। तुझे अरेस्ट किया जा सकता है, इस ऑर्डर की अपील लग सकती है। और सेक्शन में लिखा है कि जिसकी अपील ऑर्डर ने कही है, सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 104 बोल रहा है कि जिसकी अपील ऑर्डर ने बोली है ना, ऑर्डर 43 ने, उसकी भी अपील लग सकती है। तो देखो 35A 91 92 95, जहां पे फाइन और अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया वहां पे, और जहां की अपील एक्सप्रेसली अलाउ अलाउ की है, रूल ने एक्सप्रेसली अलाउ की है ना ऑर्डर 43 के रूल में, वहां अपील लग सकती है। ये देखो, ये मैं आपको सिखा देती हूँ ये क्या है। पढ़ना ही नहीं होता ये, लेकिन चीजें देखो समझो, यहाँ भी पढ़ लो, आगे भी सेम चीज लिखी हुई है। जैसे मान लो हर ऑर्डर की अपील नहीं लगती, हर ऑर्डर की अपील नहीं लगती है, लेकिन हर डिग्री की अपील लगती है, हर डिग्री की अपील लगती है। अब मान लो कि कोई ऑर्डर पास हुआ था, ठीक है, अब वो अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, लेकिन मान लो वो ऑर्डर किसी डिग्री के अंदर भी पास हुआ है, मतलब कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान वो ऑर्डर पास हुआ और एक डिग्री की अपील लगी, मतलब और एक डिग्री भी पास हुई इस ऑर्डर में। अब उस डिग्री की अपील लगी ना, किसकी अपील लगाई तुमने? अपील लगाई डिग्री की। क्या तुमने उस ऑर्डर की अपील लगाई? नहीं। लेकिन जब अपन उस डिग्री की अपील सुन रहा है ना कोर्ट, तो उसको बोल सकते हैं कि सर ये ऑर्डर गलत पास हुआ था। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? वापस बोलती हूँ, एक ऑर्डर पास हुआ है, अपीलेबल ऑर्डर नहीं है वो, लेकिन डिग्री तो पास हुई है, उस ऑर्डर के कंटिन्यूएशन में, कोई केस के कंटिन्यूएशन में डिग्री पास हुई, तो डिग्री की अपील तो लग सकती है ना, लग सकती है ना। राग गरिमा सबको पता है ना, डिग्री की अपील लग सकती है। तो उस डिग्री की जब अपन सुन रहे हैं, डिग्री की अपील किसकी सुन रहे हैं? डिग्री की अपील सुन रहे हैं, तो उस डिग्री की अपील के टाइम, सुनते टाइम अपन बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर तुमने गलत पास किया था। वापिस पढ़ देती हूँ, समझ में आया क्या? जैसे वापिस बोलती हूँ, ये ऑर्डर है, ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एक केस में ऑर्डर पास किया था, इस केस की डिग्री पास हुई, इस केस की डिग्री पास हुई, डिग्री पास होगी इस केस की। अब इस डिग्री की तो अपील लग जाएगी ना, मैं डिग्री की तो अपील लग जाएगी क्योंकि हर डिग्री की अपील लगती है। तो इस डिग्री की अपील लगाते समय वो व्यक्ति बोल सकता है कि ये ऑर्डर गलत पास हुआ था। ऑर्डर की अपील नहीं लगाई है, लेकिन इस डिग्री की अपील लगाते समय ये बोल सकता है कि ऑर्डर गलत पास हुआ था। मेरी बात सब समझ गए क्या? 10 सारे के सारे बच्चे एक बार हैंड रेज कर दो। शिखार, चतुर्वी, अनुराग। देन अदर ऑर्डर्स। अब अदर ऑर्डर्स के ये लिखा हुआ देखो, no appeal shall lie from any order made by a court in the exercise of original appellant jurisdiction except expressly provide। ऐसी किसी ऑर्डर की अपील नहीं लगेगी जब तक लिख के नहीं दिया है, उस किसी ऑर्डर की अपील नहीं लगेगी जब तक लिख के नहीं दिया है। बट where a decree is appealed, where a decree is appealed, any error, defect, irregularity in an order affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal। समझ में आया ना? वापस बोल दे, एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, मतलब हर ऑर्डर की अपील नहीं लगती, एक्सेप्टली लिखा हुआ नहीं, लेकिन कोई डिग्री की अपील लग रही है, उस डिग्री की अपील में मतलब उस केस में एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ था जिस केस की डिग्री की अपील लग रही है, जो लाइक केस को अफेक्ट कर सकती थी, जो केस को अफेक्ट कर सकती थी। तो भाई आप ग्राउंड बना सकते हो डिग्री की अपील के मेमोरेंडम में कि ये ऑर्डर गलत पास हुआ। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आदमी बैठे ही रह जाए, अपन बोले हर ऑर्डर की अपील नहीं लगती, हर ऑर्डर, भाई ऑर्डर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे अपील लगने लग जाएगी तो केस ही चलते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा उसको लिमिट करने के मकसद से करा गया। कौन सा कोर्ट अपील सुनेगा? तो जो कोर्ट अपील सुन सकता है ना, वो कोर्ट अपील सुन लेगा। जो कोर्ट डिग्री की अपील सुन सकता है वो ऑर्डर की अपील। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर की अपील कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट में। सिटी सिविल कोर्ट के ऑर्डर की, सिटी को जो सिविल जज होते हैं उनकी अपील कहाँ लगती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जिससे जो सिविल जज है उनके ऑर्डर की अपील कहाँ लगेगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जहां डिग्री की अपील लगती है वहां ऑर्डर की अपील लग जाएगी। कुछ नहीं, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स 104 याद करते हैं। देखो अपन याद करते हैं कौन कौन से सेक्शन अपन याद। ऑर्डर 7, रूल 10 एक्सेप्ट 10। ऑर्डर 7 है जिसमें रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात की गई है, जिसमें लेकिन 10A में सेम कोर्ट में ही, याद है ना निकिता अपन ने पढ़ा था, बाकी मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन रिटर्न ऑफ प्लेंट में एक्सेप्ट 10A की अपील नहीं लगती। 10A की नहीं लगती है, 10B में लगती है। प्रोसीजर जो अपने लिए जाता है ना 10A में, उसकी अपील नहीं लगती। देखना
ठीक है, मैं अभी नहीं समझा रही, बहुत लंबी चीज हो जाएगी। तो ऑर्डर 7 रूल 10 की अपील लग सकती है, लेकिन एक्सेप्ट यदि प्रोसीजर अपना लिया 10A का तो अपील नहीं लगती। सबको पता है कि ये प्रोसीजर, अब मैं नहीं बताऊंगी, इसको देख के आना, पढ़ना है। 7 हो गया, 8 में अपील नहीं है। 9 की अपील लगती है, याद होना चाहिए आपको। अपीलांट आता है, वो बोलता है सेट, डिसमिस कर दिया जाता है, अपीलांट नहीं आता तो सेट असाइड की 9 की अपील लगती है, 9 के 13 की अपील लगती है, मैं मानती हूँ याद होगा। 9 के बाद में 11 के 21 की अपील लगती है। देखो तो अपन पेज नंबर से, ऑर्डर 7 रूल 10 एक्सेप्ट 10A का प्रोसीजर अपना लिया। ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 11 रूल 21। फिर ऑर्डर 21 के मैंने याद करवाया था 34, 72, 92, 106। कैसे याद करें मेरे को नहीं पता, 3 और 4 7 होते हैं, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है कि ऑर्डर 21 के 34, 72, 72, 92 और 106। आपको याद है ना 106 में 105 में क्वेश्चन डिटरमाइन हो रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको धीरे धीरे। 106 की, तो देखो 34, 72, 92 और 106 का प्रोसीजर, इसकी अपील लग सकती है। फिर आओ 21 के बाद में ऑर्डर 22 रूल 9 की, सूट अबेट कर दिया जाता है, पहुंचते हैं कि इस अबेटमेंट को सेट असाइड, ऑर्डर 22 रूल 9 की लग सकती है। फिर ऑर्डर 23 में मुझे नहीं लगता कुछ है। ऑर्डर चॉइस में पेमेंट इनटू कोर्ट है, पेमेंट इनटू कोर्ट है याद, ऑर्डर चॉइस का नाम है पेमेंट इनटू कोर्ट, है ना? यस, ठीक है, पेमेंट इनटू कोर्ट की शायद लिखी लिखी रहेगी, ये 25 की है, एक बार देख लो। पेमेंट इनटू कोर्ट की नहीं, सिक्योरिटी जमा कराने की है। लाइक जल्दी बताना, चॉइस का नाम पेमेंट इनटू कोर्ट है, चॉइस का नाम सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी। चॉइस का नाम सिक्योरिटी है, 25 का नाम पेमेंट इनटू कोर्ट है। तो आपको याद है पेमेंट जमा कराने के लिए बोलता है और वो जमा नहीं कराता है, फिर सूट को डिसमिस कर देता है। नहीं, ऑर्डर 25 रूल नहीं 2। मैम, सिक्योरिटी ऑर्डर में 25 तो डिसमिस। सिक्योरिटी होगा, हाँ है ना? ऑर्डर 25 सिक्योरिटी होगा, हाँ ऑर्डर चॉइस तो हाँ, पेमेंट 25 इनटू सिक्योरिटी, 24 पेमेंट है ये। पेमेंट इनटू कोड। तो ऑर्डर 25 के रूल दो, उसको बोला जैसे याद होगा आप लोगों को कि डिफेंडेंट बोलता है कि प्लेंटिफ तो देश छोड़ के जा रहा है, ये प्लेंटिफ के पास सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है, तो मैंने बोला था वो कंडीशन प्रेसिडेंट होती है सिक्योरिटी केस को आगे बढ़ाने के लिए। फिर मैंने बोला था कि अब वो भाई उसने सिक्योरिटी नहीं जमा कराई, केस को उसने डिसमिस कर दिया, मतलब कंटिन्यू करने, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा वापस कि भाई इसको कंटिन्यू करो। तो ऑर्डर 25 रूल दो। फिर आओ ऑर्डर 25 रूल दो, एक वो 9 10 भी तो थे ना, अपन याद कर रहे थे, ये ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 10 याद करवाया था मैंने। ऑर्डर 22 रूल 9 की लगती है, ऑर्डर 22 रूल 10, ऑर्डर 25 रूल 2। फिर ये मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या है, ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, और ये भी याद नहीं है। ये आ जाओ, ये कौन सा ऑर्डर 40 रूल 1 और रूल 4, रिसीवर लगाता है ये यहाँ पे। फिर ऑर्डर 41 के अभी याद करके आए ना, ऑर्डर 41 में रूल 19 में वो पहुंचता है कि भाई रीस्टोर करो, तो ऑर्डर 41 के रूल 19 में वो मना कर देता है, और ऑर्डर 41 के रूल 21 में रिस्पोंडेंट पहुंचता है। तो फिर ऑर्डर 41 के रूल 23 एक ही भी लगती है रिमांड, और ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो याद, देखो अपन ने 10 तो याद ही हो गए। ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 11 रूल 21, सब याद सीरियल नंबर से चल रहे हैं। ऑर्डर 11 रूल 21 के बाद में अपन डायरेक्ट ऑर्डर 21 रूल 34 रूल 72 रूल 92 रूल 106, 22 9 22 10 25 का 2, ऑर्डर 25 रूल 2। फिर थोड़ा बहुत अपन को ऑर्डर 41 रूल 19, ऑर्डर 41 रूल 21, ऑर्डर 41 रूल 23, ऑर्डर 41 रूल 23 ए, और ऑर्डर 47 के रूल 4 की भी लगती है, वो अपन आपको बाद में सिखाऊंगी क्यों लगती है। रूल बने मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, पढ़ लो जल्दी, अभी उधर पढ़ा के आई हूँ ना, पढ़ो जल्दी। ऑर्डर की अपील, मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, पढ़ो। बस इसी इसी लाइन से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? इसको तो मत पढ़ो, ये पढ़ लो, राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स इन अपील अगेंस्ट डिक्रीज। ठीक है, ऑर्डर रूल नंबर 2 है, ऑर्डर 41 के रूल अप्लाई।
ऑर्डर 41 के रूल अप्लाई होंगे। सबसे पहले ऑर्डर 40 देखो 109 से 112 गलत पढ़ा रही थी उस दिन मैं आपको। मैंने बोला था ना, अभी मैं सिखाया था आपको कि 96 से 99A में फर्स्ट अपील लगती है, 100 से 103 में सेकंड अपील लगती है, 104 से 106 में ऑर्डर की बात की गई है, 107 108 में किसकी बात की गई है, जनरल पावर की बात की गई। मैंने आपको आगे के तो पढ़ाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन की बात की गई 109 से 112 में। मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन नहीं है, कोई बोला भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा आदमी है, हाई कोर्ट जैसे बड़ा आदमी है, सुप्रीम कोर्ट परदादा दादा के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट में तब तक नहीं सुना जाएगा जब हाई कोर्ट में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे नहीं सुना जा रहा, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों अदर चीजों पे सुना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा कोई आदमी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाने के लिए हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ता है। क्या सर्टिफाई करना पड़ता है हाई कोर्ट को, कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जनरल इंपॉर्टेंस का। तेरे को सुनना है भैया, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जनरल इंपॉर्टेंस का, और हाई कोर्ट के ओपिनियन में ये केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड होना चाहिए। हाई कोर्ट ये लिख के देता है कि भाई दिस जो केस है, ये जो केस है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, लिख के नहीं, सर्टिफाई करके देता है, सर्टिफाई करके देता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और आपके द्वारा ही सुना जाना चाहिए इसको। ठीक है, इसके बाद में अपन इसका सेक्शन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ मैंने इसके अंदर, एग्जाम में ऑर्डर से क्वेश्चन आ गया था सुप्रीम कोर्ट के। इसके वो भी देख लेना, 12 कुछ है इसके अंदर, एक बार अपन यहाँ भी देख, पहले तो अपन सुप्रीम कोर्ट का तो अपन बाद में देखते हैं, पहले वो 12 चीजें देख लेते हैं। शेड्यूल है, अपन याद नहीं रखते हैं, लोग भूल जाते हैं। कितने अपेंडिक्स हैं देखो, कितने, नहीं कितने अपेंडिक्स हैं, 9, कितने हुए ये, ABCD याद रखोगे बच्चों, इनको याद रख लेना, बच्चे नहीं याद करके जाते। कितने अपेंडिक्स हैं, आई तक। ए में है प्लीडिंग, मतलब अपेंडिक्स ए में है अब बीच बीच में अपन पढ़ते हैं ना अपेंडिक्स ए का ये फॉर्म भराया जाएगा, तो अपेंडिक्स ए में है प्लीडिंग, अपेंडिक्स बी में है प्रोसेस, अपेंडिक्स सी में है डिस्कवरी इंस्पेक्शन और एडमिशन, और अपेंडिक्स ये डी गायब है यहाँ से, सबके बेयर एक्ट में गायब है डी, और ये देख लेना, या मेरे बेयर एक्ट इसमें ही गायब है। ठीक है, एफ में डी और ई गायब है, डी याद कर लो, डी गायब है, डी 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 डी, डी मतलब डी और ई। ठीक है, एफ में है डिग्री, जी में है एग्जीक्यूशन, एच में है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, और आई में है मिसलेनियस। क्या है आई में, मिसलेनियस। ठीक है, अभी देखते हैं अपन, रुको। अपेंडिक्स ए एप्लीकेशन, मैं ही पागल हूँ, अपेंडिक्स ए प्लीडिंग, अपेंडिक्स बी प्रोसेस, अपेंडिक्स सी जो अपना चैप्टर 11 12 13 है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन एडमिशन, अपेंडिक्स डी नहीं है, अपेंडिक्स सी नहीं है, एफ डिग्री, जी एग्जीक्यूशन, एच कुछ है, आई आई मिसलेनियस है, एच सप्लीमेंट्री प्लस। वापिस देखो, प्लीडिंग्स, प्रोसेस, डिस्कवरी इंस्पेक्शन वगैरह, डीई नहीं है, एफ डिग्री, जी एग्जीक्यूशन, जी एग्जीक्यूशन, एच सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, और आई। याद रखोगे कितनी है, ये अपेंडिक्स पूछा जा सकता है, बच्चे पढ़ के नहीं जाते, यही खत्म कर देते हैं क्योंकि ये। ठीक है, याद वो रखोगे, एक बार हैंड रेज करो। ए बी डी नहीं है ना सबके, हाँ अनुराग, मैम वो कहाँ गया इसके अंदर, अपील और तो क्या रिवीजन रिव्यू। इसमें डाल दी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। नहीं, मेरे वाले में डी के अंदर ये डिग्री लिखा हुआ है, फिर ई में एजुकेशन लिखा हुआ एक है। बार यही तो रिकन्फर्म कर लेना, ये सारे पेयर एक्ट्स में अलग अलग लिखे हुए हैं, इसलिए तो बोल, लेकिन थोड़ा बहुत याद रख लेना। अपेंडिक्स एक बार सारे वापस प्रोसेस देख लेना, बोलना डी क्या है आपके, अपील होगी। डी में मैम डिग्री है। डी में डिग्री है, हम्म। और ई ई में, के अंदर एजुकेशन है, वो निष्पादन। फिर डी है, ये ई है, और देखो फिर और क्या है, फिर आगे एफ में वो अनुपूरक कार्रवाई है, मतलब ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। और जी में मिसलेनियस है। तो ये सीरियल नंबर से ही है सबके पेयर एक्ट में, एक बार देखो। नो मैम, जी में वो है अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस। रहने दो फिर, अभी ऊपर ऊपर से देख लो यार, अब इसमें क्या करूं मैं, पता नहीं, सबके बेयर एक्ट में अलग अलग है, बस मैंने पढ़ा था ये तो मैंने सोचा कि बता, लेकिन एक बार चेक कर लेना कि सही है। एक कोर्ट के भी तो बेयर एक्ट्स होते हैं, यदि किसी को पता हो कोर्ट के बेयर एक्ट्स
उसमें कहीं देख लेना। सही है ना, कोर्ट के बैरेक्ट सही सही चीजें होंगी होगी वो। लेकिन अपन कहीं कहीं देखते हैं, देखो प्लीडिंग्स ये तो सही है, ये तो सही है और ये भी सही है, मुझे ये याद है क्योंकि अपन बीच बीच में फॉर्म देखते हैं इनके। फॉर्म नंबर सी, फॉर्म नंबर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स सी, फॉर्म नंबर, तो ये दोनों तो मुझे पता है सही है। बाकी एक बार चेक कर लेना कि हाँ ठीक है, इनमें कुछ तो चीजें हैं, और एक बार रिकन्फर्म कर लेना, मुझे बता देना कोई ने देखा हो तो। अब आ जाओ अपन सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं। लास्ट अपन सुप्रीम कोर्ट के रूल नंबर 1 पढ़ लेते हैं। मैम कितनी देर चलेगी और? हाँ 1 मिनट। बस। ऊपर ऊपर से कुछ देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कभी आज तक तो पढ़ा नहीं है, लेकिन रूल नंबर 1 एग्जाम में आ गया था ना इसलिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। ऑर्डर 45 रूल 1, डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर, और मतलब डिक्री के अंदर फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स होता है। सुप्रीम कोर्ट जिसको भी अपील लगानी है वो अपील लगा सकता है, एक्सपीडियसली सुनी जाएगी। और ये अपन पढ़ ही चुके कि सर्टिफिकेट लगेगा कि भाई क्वेश्चन इन्वॉल्व है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड होना चाहिए। यदि सर्टिफिकेट ही रिफ्यूज कर दिया जाता है तो पेटिशन भी रिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, और यदि सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो उससे कुछ डिपॉजिट वोपॉजिट ले लिया जाता है। ठीक है, बस टाइप कर लो। ठीक है, अपना ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को खींचना पड़ेगा 2 दिन तो, क्योंकि अपने ज्यादा सेक्शन बचे नहीं है। अब अपन सेक्शन कंप्लीट, देखो सेक्शन 112 तक कंप्लीट कर चुके हैं। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन 113, 114, 15, फिर 121 से कुछ भी नहीं देखना, 121 लेकिन वो लास्ट के सेक्शन वैक्शन देखने हैं। ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, ट्राई करेंगे कल ही खत्म कर दे, क्योंकि वो आ जाएगा ना रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर एंड ऑल। बस ये 2 ही ऑर्डर है ना, रेफरेंस और रिव्यू ही बच रहा है ना इसके अंदर, और कोई ऑर्डर में थोड़ी है। बाकी तो कोई पढ़ता नहीं, इसलिए नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इसको डाल देती हूँ क्लास को, मेरी क्लास अभी उसमें टाइम है, थोड़े 2-3 घंटे बाद डालूंगी आराम से।